इन्वायरमेंटल साइंस बीए प्रोग्राम एंड बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेमेस्टर फर्स्ट के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर के साथ आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम के पर्पस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इस वाले वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी क्वेश्चंस आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं मैं इस वाले वीडियो के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले ये वाली वीडियो आ चुकी है। तो इस वाले वीडियो को देख लेने के बाद आप इस वाले वीडियो को जरूर देख लेना जिसके अंदर और भी क्वेश्चंस बताए हुए हैं, जिससे कि आपको ये ना लगे कि यार कुछ क्वेश्चन छूट ना गया हो। हम चाहे जितना भी पढ़ ले, हमें ये महसूस जरूर होता है कि यार कुछ ना कुछ तो छूट रहा है, कुछ ना कुछ तो रह रहा है अभी, और यही आपको महसूस ना हो, मैं ये पूरी कोशिश करता हूँ। इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इस वाले वीडियो को देख लेने के बाद आप इस वाले वीडियो को जरूर देख लेना, जिसमें मैंने कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको बता रखे हैं। इस वाले वीडियो का लिंक नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। तो इस वाले वीडियो के अंदर आपको मैम बताएगी बहुत अच्छे तरीके से, तो एंड तक जरूर देखना। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस पार्ट 1। तो आज इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो ये सब्जेक्ट स्पेशली बीए प्रोग्राम एंड बीए प्रोग्राम ओनर्स के लिए है एंड अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम अपने सिलेबस की ओर। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा इन्वायरमेंटल साइंस में लेसन 1 इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल स्टडी। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी व्हाट इज इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या होता है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं इन्वायरमेंट के। इस तरीके से हमारा सिलेबस रहने वाला है। टोटल हमारी 10 यूनिट्स कवर है। एंड आइए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द इन्वायरमेंट, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। पर्यावरण क्या होता है और इसके विभिन्न घटक कौन कौन से हैं। सो इन्वायरमेंट वर्ड, जो टर्म इन्वायरमेंट है वो हमारा इन्वायरन वर्ड से डिराइव हुआ है, जो कि फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है सराउंडिंग। मतलब हमारे आसपास का वातावरण, जो हमारे आसपास प्रेजेंट है चीज़ें, उसको हम सराउंडिंग कहते हैं। एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच सराउंडेड अस, हमारे आसपास जो भी चीज़ें प्रेजेंट है, चाहे वो बायोटिक कंपोनेंट हो। बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब जिनमें लाइफ होती है, जैसे ह्यूमंस हो गए, माइक्रोब्स, प्लांट्स, एनिमल्स। अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? जिनमें लाइफ नहीं होती, जो कि नॉन लिविंग होते हैं, लाइक एयर, वाटर, सनलाइट। हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स नेचर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और हमारे इन्वायरमेंट को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे कौन कौन से इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स हैं। तो मेजर हमारे 4 टाइप ऑफ कंपोनेंट्स रहते हैं इन्वायरमेंट के, जिसमें हमारा लिथोस्फेयर इंक्लूड होता है, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे लिथोस्फेयर की। लिथोस्फेयर होता क्या है? अब जो लिथोस्फेयर वर्ड है वो हमारा ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, वर्ड लिथोस से, जिसका मतलब होता है रॉक्स। जो हमारा अर्थ का स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा अर्थ का सरफेस होता है, वो हमारा 3 भाग में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज आउटर क्रस्ट, सेकंड इज मिडल मेंटल एंड थर्ड इज इनर कोर रीजन। जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ऊपरी पार्ट होता है, उसको हम आउटर क्रस्ट कहते हैं, और जो मिडल वाला पार्ट होता है उसको हम मेंटल कहते हैं, और जो सबसे अंदर वाला पार्ट होता है उसको हम इनर कोर रीजन कहते हैं। तो लिथोस्फेयर क्या होता है? लिथोस्फेयर हमारा आउटर मोस्ट लेयर होता है क्रस्ट का। जो हमारा क्रस्ट होता है वो हमारे लैंड मास को रिप्रेजेंट करता है। जो हमारा प्लैनेट अर्थ है उस पे जो भी हमें लैंड देखने के लिए मिल रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है, और इसी को हम लिथोस्फेयर कहते हैं। सो लिथोस्फेयर इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द क्रस्ट। और बात करें लिथोस्फेयर हमारे अर्थ की सरफेस में 100 किलोमीटर डेप्थ तक प्रेजेंट है, और हमें लैंड पे भी पाई जाती है लिथोस्फेयर, प्लस ओशियंस में भी हम लिथोस्फेरिक लेयर को देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम हाइड्रोस्फेयर की। हाइड्रोस्फेयर जो वर्ड है हमारा हाइड्रो वर्ड से निकला है, जो कि ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है, जिसको हम बोलते हैं वाटर। हाइड्रो मीन्स क्या होता है? वाटर, मतलब पानी। हाइड्रोस्फेयर हमारे
अर्थ सरफेस पे जितना भी पानी का क्वांटिटी है, जो भी वाटर मास है, उसको रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है। और हमारा वाटर किस किस रूप में प्रेजेंट होता है? सॉलिड फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ आइस कवर एंड ग्लेशियर्स, एंड इन लिक्विड फॉर्म एंड इन गैसियस फॉर्म। सो हमारा वाटर हम 3 फेजेस में देखते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फॉर्म में। हाइड्रोस्फीयर हमारे अर्थ के सरफेस पे 3/4 पार्ट को पूरा कवर अप करता है और 97% ऑफ द वाटर कंटेंट हमारा सेलाइन वाटर का होता है, मतलब उसमें हमें सॉल्ट का कंटेंट ज़्यादा मिलता है, सॉल्ट का कंसंट्रेशन हमारा हाई रहता है। और सेलाइन वाटर हमें मेनली ओशियंस एंड सीज में देखने के लिए मिलता है। ओनली 3% ऑफ द वाटर हमारे पूरे प्लैनेट पे अवेलेबल है, जो कि हमारे ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ हो सकता है, जो कि हमारा फ्रेश वाटर होता है और हमें ग्लेशियर्स में, लेक में, रिवर्स में एंड पॉन्ड्स में मिलता है। सो हमारा 97% सेलाइन वाटर होता है, जो कि हमारे पीने लायक नहीं होता है, और फ्रेश वाटर का क्वांटिटी 3% होता है, जो कि हमारा ग्लेशियर्स में, रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में पाया जाता है। अब बात करेंगे हम एटमॉस्फेयर का। एटमॉस्फेयर जो वर्ड है वो एटमॉस वर्ड से डिराइव हुआ है। एटमॉस मतलब क्या होता है? वेपर। और ये किस भाषा से लिया गया है? ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। तो जो हमारा प्लैनेट है अर्थ, उसके चारों तरफ एक एनवलप बना होता है, एक थिन गैसियस मिक्सचर का। उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। जो प्लैनेट अर्थ को पूरा एनवलप मतलब पूरा कवर करके रखता है, एक प्रकार की थिन लेयर ऑफ शीट होती है गैसियस मिक्सचर की, उसको हम यहाँ पे एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब लैप्स रेट क्या होता है? जब टेम्परेचर एल्टीट्यूड के साथ वेरी करने लगता है, मतलब कभी एल्टीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो जब एल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर में हमें चेंज देखने के लिए मिलता है तो हम उसको लैप्स रेट कहते हैं। अब हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर हमारा 4 लेयर में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज आर ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो हमारी लेयर होती है, यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा एयर मास का परसेंटेज देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पे अपर लेयर जो होती है ट्रोपोस्फेयर में, उसको हम ट्रोपोपोज कहते हैं। इस लेयर में क्या होता है? एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है, एंड वेरीज फ्रॉम 150 डिग्री सेल्सियस टू 560 डिग्री सेल्सियस। सो टेम्परेचर डिक्रीज होने लग रहा है। 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था और धीरे धीरे ये डिक्रीज होके 560 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। स्ट्रेटोपोज में टेम्परेचर हमारा राइज करना स्टार्ट करता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ जाता है। ट्रोपोपोज से लेके स्ट्रेटोपोज तक पहुँचते पहुँचते टेम्परेचर हमारा राइज हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेटोपोज के अंदर एक लेयर हमें पाई जाती है, ओजोन लेयर, जो कि सोलर रेडिएशंस को ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व करती रहती है, जिस वजह से टेम्परेचर उस रीजन में इंक्रीज हो जाता है और वहाँ पे टेम्परेचर राइज हो जाता है। ओजोन लेयर क्या करती है? ओजोन लेयर हार्मफुल यूवी रेडिएशंस को ऑब्जर्व करती है, जिसकी वजह से आज हमारी अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि अगर यूवी रेडिएशंस ऑब्जर्व ना हो पाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है? हमारी ह्यूमन की लाइफ पे बहुत प्रकार से इफेक्ट पड़ता है। थर्ड लेयर जो होती है वो है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर में क्या होता है? अब टेम्परेचर दोबारा से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है और -960 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग। अब यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है और टेम्परेचर कहाँ पे पहुंच जाता है? -960 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। और यहाँ पे जो लेयर पाई जाती है, जो अपर बाउंड्री ऑफ लेयर होती है, वो मेसोपोज होती है। द डेंसिटी ऑफ एयर इज़ वेरी लो। यहाँ पे जो डेंसिटी होती है एयर की वो बहुत ज़्यादा लो होती है और यहाँ पे हमें कुछ केमिकल स्पीसीज पाए जाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन पाया जाता है, हमें नाइट्रोजन पाया जाता है, जो कि सोलर रेडिएशन को बहुत ही कम ऑब्जर्व कर पाता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर यहाँ पे डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। अब थर्मोस्फेयर में क्या होता है? थर्मोस्फेयर में हमें कुछ आयनिक ऑक्सीजन एटम्स और कुछ अदर आयंस देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही शॉर्ट
शॉर्टर वेव सोलर रेडिएशंस को ऑब्जर्व कर पाते हैं, जिसकी वजह से इस रीजन पे आते आते टेम्परेचर अब -960 डिग्री सेल्सियस से सीधा 12,000 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। थर्मोस्फेयर में आते ही क्या होता है, टेम्परेचर अब राइज करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे -960 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, अब वो इंक्रीज होके कितना हो जाता है, 12,000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब हम बात करेंगे बायोस्फीयर क्या होता है। बायोस्फीयर, बायोस जो वर्ड है वो हमारा ग्रीक भाषा से ही डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है लाइफ। सो बायोस्फीयर मतलब क्या है, बायोस्फीयर मतलब है कि पूरे अर्थ में जहाँ कहीं भी लाइफ एग्जिस्ट करती है वहाँ पे प्लांट्स पाए जा रहे हैं, एनिमल्स पाए जा रहे हैं, माइक्रोब्स है या ह्यूमन्स है, मतलब जहाँ कहीं भी लाइफ एग्जिस्ट करती है उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। हमारा जो इकोसिस्टम है वो लाइफ को सपोर्ट करता है, चाहे वो सॉइल्स के अंदर हो, चाहे एयर में हो, वाटर में और लैंड में। लैंड में एल्बर्ट स्वेस के द्वारा सबसे पहले बायोस्फीयर टर्म को यूज किया गया था। अब हम बात करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की। इस क्वेश्चन में हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है और इन्वायरमेंटल स्टडी को हम एज अ मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट क्यों कंसिडर करते हैं। तो इन्वायरमेंटल स्टडी में क्या होता है, इन्वायरमेंटल स्टडी हमारा मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट होता है। मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब इसमें हम डिफरेंट डायमेंशंस को स्टडी करते हैं। इसमें हम साइंटिफिक डायमेंशन, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हर डायमेंशंस के थ्रू हम प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं रिगार्डिंग द इन्वायरमेंट एंड क्या क्या बाधाएं आ रही हैं, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं और उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, उसके बारे में बात करते हैं हम इन्वायरमेंटल स्टडी में। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि ह्यूमन का हमारे इन्वायरमेंट के साथ किस प्रकार से इंटरेक्शन हो रहा है, चाहे वो माइक्रो लेवल पे हो चाहे वो मैक्रो लेवल पे हो। अब क्या होता है इन्वायरमेंटल साइंस में, क्या होता है, हम सिर्फ साइंटिफिक एस्पेक्ट्स पे फोकस करते हैं। हम सिर्फ इन्वायरमेंट में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको हम साइंटिफिक एस्पेक्ट्स के थ्रू ही समझने का प्रयास करते हैं, जबकि इन्वायरमेंटल स्टडी में हम डिफरेंट डायमेंशंस को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल, ट्रेडिशनल, लेजिस्लेटिव एंड हिस्टोरिकल डायमेंशंस। इन्वायरमेंटल स्टडी वी use various dimensions like socio-economic, cultural, traditional, legislative, and in environmental science we use only the scientific aspects to understand the problem regarding the environment and find out the tangible solution। तो हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम को हम समझने का प्रयास करते हैं साइंटिफिक मेथड के थ्रू, वेरियस डायमेंशंस के थ्रू। अभी हमने जान लिया कि इन्वायरमेंटल साइंस में और इन्वायरमेंटल स्टडी में क्या डिफरेंस होता है। इन्वायरमेंट स्टडी में हम इन्वायरमेंट में होने वाली प्रॉब्लम के बारे में डिफरेंट डायमेंशंस के थ्रू स्टडी करते हैं और उसका क्या पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं, जबकि इन्वायरमेंटल साइंस में हम सिर्फ साइंटिफिक एस्पेक्ट्स को ध्यान देते हैं और साइंटिफिक एस्पेक्ट के थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सॉल्यूशन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रिवर पॉल्यूट हो रही है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेस्ट वाटर डिस्चार्ज किया गया है, तो वहाँ पे हम किस तरीके से अब स्टडी करेंगे। वहाँ पे अगर हम इन्वायरमेंटल साइंस के थ्रू स्टडी करें तो हम सिर्फ फिजियोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस के बारे में बात करेंगे जो कि रिवर वाटर में हो रहे हैं और वहाँ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है एक्वाटिक सिस्टम पे और वहाँ के इकोसिस्टम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, हम इन सब के बारे में बात करेंगे। और अगर हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल स्टडी के थ्रू, हम विभिन्न डायमेंशंस को देखेंगे, जैसे कि वहाँ पे रिवर में जो पॉल्यूशन हुआ है उस वजह से वहाँ पे आसपास रहने वाली पॉपुलेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, उनकी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उनके कल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल साइंस में हम डिफरेंट डायमेंशंस को स्टडी करेंगे, उनके बारे में स्टडी करेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देखेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। अब बात करते हैं हम मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस। मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब क्या होता है। मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब हम इसमें
जो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के थ्रू हम स्टडी करते हैं इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स का, ताकि हमें सॉल्यूशन मिल सके। सो मल्टीडिसिप्लिनरी मीन्स इंटरैक्शन ऑफ वेरियस सब्जेक्ट। इन्वायरमेंटल साइंस डील विद द एस्पेक्ट ऑफ बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंटल स्टडी में हम जो भी बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। सो इन्वायरमेंटल इश्यूज और इन्वायरमेंट जो है कॉम्प्लेक्स है बहुत ज़्यादा नेचर में। सो हमें डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के थ्रू स्टडी करना होता है ताकि हमें पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल इशू के रिगार्डिंग सॉल्यूशन मिल सके। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए एक्सपर्टीज़ को हायर करें डिफरेंट सब्जेक्ट से, ताकि हमें सॉल्यूशन मिल सके। सो यहाँ पे केस स्टडी के थ्रू हम यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे कि अब सपोज एक जगह पे डेवलपमेंट एक्टिविटी होने वाली है, चाहे वो डैम बनाने का हो, माइनिंग या हाईवे बनाने का हो। सो अगर हम वहाँ पे कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले हमें इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट वहाँ पे कंडक्ट करवाना होगा, ताकि हम ये जान सके कि जहाँ पे हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं वहाँ पे हमारे इन्वायरमेंट को कितना नुकसान हो सकता है और किस प्रकार हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, वहाँ पे रहने वाली पॉपुलेशन का क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कंडक्ट करवाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कंडक्ट करवाने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के थ्रू स्टडी करना होता है। लाइक सबसे पहले हम लाइफ साइंसेस के थ्रू समझते हैं, जहाँ पे हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं वहाँ पे सबसे पहले हम लाइफ साइंसेस के थ्रू स्टडी करेंगे कि पर्टिकुलर रीजन के अंदर बायोडाइवर्सिटी रिचनेस कैसी है, वहाँ पे फ्लोरा फौना का क्या क्वांटिटी है और उनका कोई भी नुकसान तो नहीं हो रहा है उस डेवलपमेंट एक्टिविटी करने से। तो लाइफ साइंसेस में हम ये जानते हैं कि कोई भी बायोडाइवर्सिटी को नुकसान ना पहुँचे और उसके बारे में स्टडी करते हैं। साथ ही साथ हम ये चीज़ भी जानते हैं कि जिस रीजन में हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं उस पर्टिकुलर रीजन में हमें नेचर से क्या क्या गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं। सो लाइफ साइंसेज में हम मेन फोकस किस पे करते हैं कि वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी रिचनेस क्या है और एंडेमिज्म पे फोकस करते हैं, एंड वहाँ पे क्या नेचर के द्वारा चीज़ें प्रोवाइड होती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज क्या क्या मिलते हैं। ठीक है, सो लाइफ साइंसेज एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है समझने का कि क्या इन्वायरमेंट को हमारे किस तरीके से इम्पैक्ट हो रहा है और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। अब अगर हम कहीं पे एक्टिविटी शुरू करने जा रहे हैं, फर्स्ट तो हमने देख लिया हमें बायोडाइवर्सिटी का और वहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का चेक करते हैं हम कि किस तरीके से वहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज मिल रही है और बायोडाइवर्सिटी का रिचनेस कैसा है। अब हम बात करते हैं अर्थ साइंस का भी स्टडी करते हैं, जिसमें हम वहाँ के ज्योग्राफिकल टेरेन के ओर फोकस करते हैं, वहाँ के ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में डिटेल्स स्टडी करते हैं और ये जानते हैं कि जहाँ पे हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं वहाँ पे सॉइल या रॉक का प्रोफाइल कैसा है, वहाँ पे कोई एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ नेचुरल डिसास्टर आने के चांसेस तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें हम अर्थ साइंस के अंदर फोकस करते हैं। और केमिकल साइंस में हम देखते हैं कि जिस जगह हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं वहाँ पे किस प्रकार पॉल्यूटेंट्स का इफेक्ट हो सकता है एयर में, वाटर में एंड सॉइल में। सो केमिकल साइंस भी हमारे लिए एक मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी रीजन में जब हम डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को हेल्ड करते हैं। अब फोर्थ हमें ज़रूरत होता है एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी का। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जिस जगह पे हम पर्टिकुलर एक्टिविटी करने जा रहे हैं वहाँ पे हम ये चेकअप करते हैं कि उस जगह में मॉन्यूमेंट्स का कोई इम्पोर्टेंस तो नहीं है, वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन तो नहीं रह रही है, वहाँ पे रहने वाले लोगों का ट्रेडिशन और प्रैक्टिस किस प्रकार से इफ़ेक्ट हो रही है। तो सब सर्कमस्टांसिस को हमें देख के चलना होता है, चाहे वो मॉन्यूमेंट्स हो, ट्राइबल पॉपुलेशन रहने वाली हो उस पर्टिकुलर रीजन में, या एक पर्टिकुलर ट्रेडिशंस लोग फॉलो करते हो।
सो हमें ज़रूरी है कि हम हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी और आर्कियोलॉजी का भी स्टडी करें। एंड देन हम स्टडी करते हैं सोशल साइंस, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। हम उसमें स्टडी करते हैं कि किस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं जहाँ पे हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हेल्ड करने जा रहे हैं वहाँ पे रहने वाली पॉपुलेशन किस तरीके से इफेक्ट हो रही है और क्या क्या चेंजेस उस जगह आ रहे हैं। और लॉ एंड लीगल एस्पेक्ट, अब हम कहीं पे भी कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक्टिविटी करेंगे तो हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम सारे लीगल एस्पेक्ट्स को फुलफिल करते हो। तो लॉ एंड लीगल एस्पेक्ट्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर मॉडलिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा रहता है बिकॉज अब ये सब डाटा जो भी हमने कलेक्ट करना है, अर्थ साइंसेज चाहे हमारा लाइफ साइंसेस से हो, जो भी हमें डेटा कलेक्ट करना है उसको हमें एक पूरा स्टैटिस्टिकली पूरा रिप्रेजेंट करना होता है, हमें पूरा डेटा बनाना होता है। तो उस डेटा को हम बनाने के लिए मैथमेटिक्स का, कंप्यूटर का और स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं। सो आज के टाइम पे हम बहुत सारे मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल मॉडल्स भी आ चुके हैं जो कि हम यूज़ करते हैं हमारे डेटा को बनाने के लिए, ठीक है। तो मैथमेटिक्स, कंप्यूटर एंड मॉडलिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट अगर हमें कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को रन करना है। तो अब हम बात करते हैं स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द इन्वायरमेंटल स्टडी। क्या इम्पोर्टेंस है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए? जो हमने स्टडी किया मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर, उसको हम डिफरेंट फील्ड्स में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, एजुकेशन एंड कंजर्वेशन। हम लोगों को एनकरेज कर सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड। और साथ ही साथ हम स्टूडेंट्स, इस सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा ब्रॉड स्कोप्स है, सो हम डिफरेंट स्पेयर ऑफ द सोसाइटी के अंदर इस सब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स भी जो यूनिवर्सिटी में, कॉलेज वगैरह में भी इस सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकते हैं और उसमें अपना प्रोफेशनल करियर भी बना सकते हैं। सो इन एकेडमिक्स यू कैन ऑल्सो मेड योर करियर। आज के टाइम पे हम देखेंगे कि स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे वो हमारा अंडर ग्रेजुएशन लेवल हो या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल हो, हर लेवल पे इन्वायरमेंटल साइंस को कंपल्सरी पढ़ाया जाता है किसी न किसी कोर्सेज के अंदर। सो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस फैलाने के लिए यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशंस भी इस्टेब्लिश किए गए हैं, यूनिवर्सिटीज इस्टेब्लिश की गई है। एंड जो पर्सन इंटरेस्टेड होता है वो उसमें प्रोफेशनल कोर्स भी कर सकता है एंड टीचिंग कर सकता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिगार्डिंग। हम लोगों को इन्वायरमेंटल इशू के लिए अवेयर कर सकते हैं, जो हमारे आगे आने वाली जनरेशन है हम उसको अवेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम देख सकते हैं कुछ इंस्टीट्यूट्स जो कि बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रूप से इन्वायरमेंट की अवेयरनेस फैलाने के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि हम देख सकते हैं WII देहरादून, FRI देहरादून, IIFM भोपाल। सो ऐसी कुछ इंस्टीट्यूट्स इस्टेब्लिश किए गए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड अवेयरनेस फैला सके और लोगों को बता सके कि हमारी लाइफ में इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इन्वायरमेंट को में जो इश्यूज है उनको सॉल्व करने के लिए, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसको फेस करने के लिए इंडस्ट्रीज, अब ताकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड गाइडलाइंस अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सके और जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सके। सो यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज अब इन्वायरमेंटल इंजीनियर्स को, साइंटिस्ट को एंड एक्सपर्ट्स को हायर करना शुरू कर दिया है ताकि इंडस्ट्रीज से होने वाली जो डिग्रेडेशन है, जो भी नुकसान है हमारे इन्वायरमेंट को जो कि इंडस्ट्रीज के द्वारा होता है, उसको कहीं ना कहीं हम रोक सकें। सो इंडस्ट्रीज में भी आजकल इन्वायरमेंटल इंजीनियर्स, साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट्स भी इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, रिक्रूट किए जाते हैं। एंड नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री एंड एजेंसी। कुछ ऐसी एजेंसीज भी ओपन होती है जहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होती है इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स के लिए। ऐसी एजेंसीज है UNEP, IPCC, सिटीज, रमसर एक्सेट्रा। सो कुछ एजेंसीज होती हैं जो कि वैकेंसी क्रिएट करती हैं इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स के लिए। एंड नॉट
गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड कंसल्टेंसी। आज के टाइम पे हम देखें सो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड कंसल्टेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाने के लिए। मोस्ट ऑफ द एनजीओज एंड कंसल्टेंसी आर ओल्ड एंड हैव एन एक्सपीरियंस वर्कफोर्स। ऐसे हम कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं लाइक बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एंड वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट। सो हम कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी, हम कुछ एनजीओज भी यहाँ पे देख सकते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब जैसे हमें पता है कि मीडिया के थ्रू कोई भी बात बहुत जल्दी फैल जाती है, सो ग्रीन जर्नलिज्म में भी बहुत अच्छा स्कोप है। किस तरीके से, बिकॉज आपको पता है कि आज के टाइम पे मीडिया एक ऐसा मात्र हमारा टूल है जिससे हम कोई भी इंफॉर्मेशन वाइड रेंज ऑफ पीपल तक पहुंचा पाते हैं। सो ग्रीन जर्नलिज्म जो है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, ग्रीन जर्नलिज्म के अंडर हम मीडिया के थ्रू कुछ ऐसे इश्यूज को रेस करने की कोशिश करते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ताकि लोगों को भी अवेयरनेस हम फैला सके, लोगों को भी समझा सके कि हमारे लिए इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और लोग भी समझ पाए कि हमें इन्वायरमेंट को इतना भी ज़्यादा हार्म नहीं करना है और किस तरीके से हम अपने इन्वायरमेंट को बचा सकती हैं। सो मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्वायरमेंट लेजिस्लेशन इन ग्रीन एडवोकेसी। हमें इम्पॉर्टेंट है कि हम कुछ ऐसे प्रोविजंस बनाएं ताकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड गाइडलाइंस लोग फॉलो करें। ठीक है, कुछ ऐसे प्रोविजंस ताकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो उनसे भी हम रूल्स बनाए वो ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट हो सके। लीगल एक्सपर्ट स्पेशलाइज्ड इन इन्वायरमेंटल लॉ में एक्ट सिग्निफिकेंटली इन इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड वो कुछ ऐसे लॉज बना सकते हैं ताकि हम इन्वायरमेंट को कंजर्व कर सकें। तो लास्ट के 5 डिकेड्स में हमें देखने के लिए मिलता है कि जो इन्वायरमेंटल स्टडी है और इन्वायरमेंटल साइंस है वो आज के टाइम पे मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट के रूप में इम्पोर्टेंस हो गया है, और जो भी डिफरेंट इश्यूज हमें आज के टाइम पे देखने के लिए मिलते हैं रिगार्डिंग द इन्वायरमेंट उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करती है। साथ ही साथ द सब्जेक्ट इज स्टिल इवॉल्विंग एज एन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आर ऑल्सो ग्रोइंग इन। सो इस सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस आज के टाइम पे बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में भी प्रॉब्लम्स जो है टाइम टू टाइम और इंक्रीज हो रही है। अब मेन कॉज क्या है इस प्रॉब्लम के इंक्रीज होने का? सबसे मेन कॉज है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं? ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि ह्यूमंस के द्वारा प्रैक्टिस की जाती है और जिस वजह से इन्वायरमेंट पे असर पड़ता है, इन्वायरमेंट को हार्म होता है। सो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं? ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि ह्यूमंस के द्वारा परफॉर्म की जाती है और जिस वजह से हमारे इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जाती है ह्यूमंस के द्वारा जिसकी वजह से पॉल्यूशन जैसी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है और बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग जैसा प्रॉब्लम हमारा रेज होता है। सो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी हैज़ क्रिएटेड द इशू लाइक pollution caused by conventional and emerging pollutant, biodiversity loss, global warming, climate change, growing global energy demand, atmospheric pressure on natural resources etc. अब इसमें क्या लिखा है? एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ कौन सी एक्टिविटीज़ होती है जो कि हमारे ह्यूमंस के द्वारा परफॉर्म की जाती है, लाइक माइनिंग हो गया, डैम बनाना हो गया और बहुत सारी एक्टिविटीज जिस वजह से हमारा इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि पॉल्यूशन रेज, लाइक पॉल्यूशन जैसा प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिलता है, भारी मात्रा में बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है, क्लाइमेट में चेंज आने लगते हैं। तो ये सब किस वजह से हो रहा है? क्योंकि आज के टाइम पे अर्बनाइजेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, ह्यूमंस की नीड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाने लगा है। जो भी एक्टिविटीज़ की जाती है हम ह्यूमंस के द्वारा वो हमारे प्लैनेट पे खतरा बनना शुरू हो गई है। इन्वायरमेंटल स्टडी जो है हमें इसी रिगार्डिंग सॉल्यूशन देती है। इन्वायरमेंटल स्टडी के थ्रू हम इन्वायरमेंट में जो भी आने वाली प्रॉब्लम्स है और या जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो इन्वायरमेंटल स्टडी का कंसेप्ट समझना हमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ताकि हम
जो भी प्रॉब्लम्स हमारे इन्वायरमेंट में आ रही है उसका हम सॉल्यूशन निकाल सकें। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैला सके, हमारी आने वाली जनरेशन तक हम अवेयरनेस फैला सके, ताकि लोग समझ सके कि हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है इन्वायरमेंट का और हमें उनको ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है। तो इसी तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन फिनिश होता है एंड हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ब्रीफली एनी 5 इंडिकेटर्स ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। धारणीय विकास से आप क्या समझते हैं? संक्षेप में टिकाऊ विकास के कोई 5 संकेतक। तो इसमें हम क्या बात करने वाले हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है और क्यों ज़रूरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो टर्म है, सबसे पहले ब्रुटलैंड कमीशन में ये टर्म यूज़ किया गया था। ब्रुटलैंड कमीशन एक प्रकार का रिपोर्ट है जिसमें सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म को यूज़ किया गया था। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? ये 2 वर्ड से मिलके बना है, सस्टेन एंड डेवलपमेंट। ब्रुटलैंड ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपने डॉक्यूमेंट के अंदर आवर जॉइंट फ्यूचर के नाम से बताया और उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक डेफिनेशन भी दिया है, दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज सच डेवलपमेंट दैट मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। मीन्स हमें इस तरीके से अपने नीड्स को पूरा करना है ताकि हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान भी ना हो, साथ ही साथ जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो भी अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ कर सके एंड हमारे रिसोर्सेज का ठीक तरीके से यूज़ कर सके। जैसे आप देख सकते हैं आज के टाइम पे हमारे पास ऐसे कुछ रिसोर्सेज है जो कि रिन्यूएबल नहीं हो सकते, दोबारा नहीं बन सकते, उनको कम से कम कितने सालों, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं बनने में। जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोल हो गया हमारा। तो हमें इन सब रिसोर्सेज को कम से कम लिमिटेड यूज़ करना चाहिए ताकि जितना हमारी नीड्स फुलफिल हो सके। हमें उनको ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है, हमें उसको सस्टेन वे में यूज़ करना है ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो भी अपनी आवश्यकता को, अपनी नीड्स को पूरा कर सके। सो बात करते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सबसे पहले कहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिगार्डिंग कॉन्फ्रेंस हुआ था? और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कॉन्फ्रेंस इस वजह से इस्टेब्लिश किया गया था ताकि हम बात कर सकें इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की और एक इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन कर सके, सेफ्टी को मेंटेन कर सके। सो कुछ कॉन्फ्रेंसेस की गई थी रिगार्डिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फर्स्ट इज आर अर्थ समिट और रायो समिट। तो फर्स्ट समिट में क्या हुआ था? जून 1992 में की गई थी, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी। कहाँ पे? रियो डी जेनेरियो सिटी ऑफ ब्राज़ील। तो ब्राज़ील के अंदर सिटी है रियो डी जेनेरियो, वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जून 1992 में एक समिट को हेल्ड किया गया जिसको हम फर्स्ट अर्थ समिट कहते हैं। और इस समिट के अंदर एजेंडा 21 को प्रेजेंट किया गया। एंड सेकेंड जो हमारी समिट हुई थी वो हमारी न्यूयॉर्क में हुई थी इन जून 1997। थर्ड समिट हुई थी जोहान्सबर्ग में इन अगस्त 2002। इनका मेन डेवलपमेंट थीम था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिस वजह से आज हम इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ल्ड समिट के नाम से जानते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था जो भी डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं उनको रिक्वेस्ट किया गया था कि आप अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर डेवलपिंग कंट्रीज़ ने डेवलप्ड कंट्रीज़ को बोला था कि आप अपना लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करिए, बट डेवलप कंट्रीज़ जो थी वो नहीं रेडी थी अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर 10 ईयर प्रोग्राम को भी इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें बताया कि किस तरीके से हमें हमारी जो रिसोर्सेज हैं उनको सस्टेनेबल वे में प्रोडक्शन करना है एंड कंजम्पशन करना है। ठीक है, इस तरीके से हमें प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन करना है कि हमारे इन्वायरमेंट को बिल्कुल भी नुकसान ना हो। अब कुछ गोल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिगार्डिंग। हमारे पास 17 गोल्स हैं जो हमारे 2030 एजेंडा में सेट किए गए थे, जो कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा अडॉप्ट किए गए एंड इसलिए अडॉप्ट किया गया ताकि हमारे प्लैनेट में पीस एंड प्रोस्पेरिटी बनी रहे, पीस एंड प्रोस्पेरिटी फॉर द पीपल एंड द प्लैनेट। एंड
हमारे 3 टाइप ऑफ सस्टेनेबल पिलर्स हैं जिन पे हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट इज सोसाइटी, सेकंड इज इन्वायरमेंट, थर्ड इज इकोनॉमी। इन तीनों को हम 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। सो बात करेंगे हमारा फर्स्ट पिलर है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। मतलब इसमें बात की जाती है कि जो भी हमें हमारे नेचर से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं उसको हमें किस तरीके से कंज्यूम करना है, हमें उसको किस तरीके से कंज्यूम करना है, सस्टेनेबल मैनर में। मतलब इस तरीके से हमें कंज्यूम करना है कि हमारे इन्वायरमेंट को बिल्कुल भी हानि ना पहुंचाई जाए। हमें ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है, हमें सिर्फ अपनी नीड को फुलफिल करना है, हमें ग्रीडी नहीं बनना। सो नेचुरल रिसोर्सेज को हमें सस्टेनेबली यूटिलाइज करना है। इसमें कुछ गोल्स हमने रखे हैं लाइक क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, इंडिकेट इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। सो 17 गोल्स में कुछ गोल्स हमारे फर्स्ट इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के अंदर हम फॉलो करते हैं। सोशल सस्टेनेबिलिटी में हम क्या बात करते हैं, हम लोगों को, जो भी हमारी पॉपुलेशन रह रही है, उनको हमें फेयर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है विद जेंडर इक्वालिटी। सबको इक्वालिटी मिलनी है, मैन एंड वुमेन को इक्वल राइट मिलना है, इक्वल इक्वालिटी मिलनी है, हमें गुड एजुकेशन सबको प्रोवाइड करनी है, एजुकेशन फैसिलिटी सबको प्रोवाइड करनी है, साथ ही साथ सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए नेशनल बिल्डिंग की प्रोसेस में। इसमें हम जो गोल्स अडॉप्ट करते हैं वो है हमारे गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, इंडिकेट सोशल सस्टेनेबिलिटी। सो ये कुछ गोल्स हैं जो हम सोशल सस्टेनेबिलिटी के अंदर फॉलो करते हैं। अब हमारा थर्ड मेन पिलर है सस्टेनेबिलिटी। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी में बात करते हैं जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं हमें उसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना है ताकि हर वर्ग के पास, हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के पास इक्वल अमाउंट में रिसोर्सेज अवेलेबल हो पाए, ताकि कोई भी पर्सन अपनी बेसिक नीड से ना वंचित रहे, सबको अपनी बेसिक नीड्स तो एटलीस्ट प्रोवाइड हो ताकि वो एक हेल्दी लाइफ जी सके। सो यहाँ पे जो हम गोल्स अडॉप्ट करते हैं उसमें नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस इनइक्वालिटी, सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटी, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, प्रोडक्शन, इंडिकेट सस्टेनेबल इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। सो यहाँ पे कुछ गोल्स हैं जो कि हम इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के अंदर फॉलो करते हैं। सो आइए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? एन इकोसिस्टम इंक्लूड्स ऑल द लिविंग बीइंग्स in a given area interacting with each other with their non-living environments: sun, soil, climate, atmosphere, weather, earth. In an ecosystem, each organism has its own niche or role to play. So ecosystem क्या होता है? ecosystem में basically जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, जो हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, उनका किस प्रकार से इंटरेक्शन होता है अबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ, मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ, वो हमारा क्या कहलाता है? इकोसिस्टम कहलाता है। बोथ द लिविंग एंड द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द नेचर वेर इंटरैक्ट विद ईच अदर टू स्टैब्लिश अ स्टेबल लिविंग सोसाइटी, इट इज़ नोन एज इकोसिस्टम। जब हमारे लिविंग कंपोनेंट्स एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हमारे नेचर में जो भी प्रेजेंट है, जब वो एक साथ इंटरैक्ट करते हैं और एक स्टेबल लिविंग कम्युनिटी फॉर्म करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। अब हमारे इकोसिस्टम में 2 टाइप ऑफ कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट हमारे 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है, ठीक है। सबसे पहले है हमारा प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर नाम से ही पता चल रहा है जो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सो प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? हमारे ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स मतलब ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफ्स मतलब होता है मीन्स टू नॉरिश, मतलब जो खुद से ही अपनी इंडिपेंडेंट तरीके से नरिश हो सकता है, ग्रो हो सकता है, उसको हम बोल सकते हैं ऑटोट्रॉफ।
ठीक है। तो ऑटोट्रॉफ कौन होते हैं, एग्जाम्पल क्या है ऑटोट्रॉफ का, ग्रीन प्लांट्स एंड ग्रीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ग्रीन प्लांट्स एंड ग्रीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका इस्तेमाल करके और वाटर का इस्तेमाल करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज़ करके अपने फूड मटेरियल को तैयार करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट इन देम। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं एंड ग्रीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, सो उसका इस्तेमाल करके वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं और अपना फूड फॉर्म करते हैं। कंज्यूमर कौन होते हैं, कंज्यूमर नाम से ही पता चल रहा है कि कंज्यूम कर रहे हैं वो चीज़ें, ठीक है। तो कंज्यूमर्स को हम यहाँ पे हेट्रोट्रॉफ्स भी कहते हैं। हेट्रो मतलब होता है नॉट सेल्फ टू ट्रॉफ, मतलब हम इतने कैपेबल नहीं है कि हम अपने से ही ग्रो कर सके, नॉट सेल्फ ट्रो टू ग्रो ऑफ एन इकोसिस्टम। सो बेसिकली जो कंज्यूमर्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड होते हैं अपनी एनर्जी के लिए। सो कंज्यूमर्स हमारे 3 टाइप ऑफ कंज्यूमर्स होते हैं। फर्स्ट इज अवर प्राइमरी कंज्यूमर। सबसे पहले कौन आता है, हमारा प्राइमरी कंज्यूमर्स आते हैं। इसमें आते हैं हमारे हर्बीवोरस। हर्बीवोरस कौन से होते हैं, जो सीधा प्लांट्स वगैरह खा सकते हैं। सबसे ऊपर हमारे आए प्रोड्यूसर, देन उसके बाद हमारे आते हैं कंज्यूमर्स। ओके, सो प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, जो खाना बनाते हैं। कंज्यूमर्स कौन होते हैं, जो खाने कंज्यूम करते हैं। सो प्राइमरी कंज्यूमर्स में आते हैं हर्बीवोरस, जो प्लांट ईटर्स होते हैं, मतलब जो सिर्फ प्लांट को ही ईट करते हैं, जैसे ग्रासहॉपर्स हो गए, रैबिट्स एंड गॉट्स। एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन से होते हैं, जो प्लांट को डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, इस वजह से वो हर्बीवोरस को कंज्यूम करते हैं। तो इसमें हम एग्जाम्पल देख सकते हैं फ्रॉग्स, जैकल्स एंड स्नेक्स का। एंड ट्रेजरी कंज्यूमर कौन से होते हैं, ये कंज्यूमर्स होते हैं, ये वो कंज्यूमर्स होते हैं जो कि कार्निवोरस होते हैं नेचर में, मतलब ये सिर्फ मीट ईटर होते हैं, ये मीट ही खा सकते हैं, जैसे कि टाइगर हो गया, लायन हो गया और वल्चर हो गया, काइट हो गया। सो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम यहाँ पे टॉप लेवल कार्निवोरस भी कहते हैं। ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। सो प्रोड्यूसर्स हो गए हमारे प्लांट्स एंड सेकेंड इज कंज्यूमर। कंज्यूमर्स में हमारे 3 टाइप ऑफ कंज्यूमर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। कंज्यूमर्स प्लांट पे डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए, एंड हमारी सेकेंडरी कंज्यूमर्स हर्बीवोरस को खाते हैं और अपने खाने का स्रोत किसको बनाते हैं, सोर्स किसको बनाते हैं, हर्बीवोरस को बनाते हैं। एंड ट्रेजरी कंज्यूमर्स कौन से होते हैं, जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को इनटेक करते हैं अपनी फूड के तौर पे। तो यहाँ पे हमारे 3 टाइप ऑफ कंज्यूमर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। एंड लास्ट वन इज डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स भी हेट्रोट्रॉफिक in नेचर होते हैं। दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। अब डीकम्पोजर जो होते हैं उनमें क्लोरोफिल तो नहीं होता, तो अब वो क्या करते हैं, वो अपने खाने के लिए, अपनी एनर्जी को गेन करने के लिए डिफरेंट मटेरियल्स पे डिपेंड होते हैं। मतलब जो भी हमारे इन्वायरमेंट में डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स होगा उस पे डिपेंड करेंगे। जैसे मरा हुआ आपका कोई प्लांट हो गया, डेड प्लांट हो गया, या कोई एनिमल डेड है, मतलब डेड एंड डिकेइंग मैटर्स का यूज़ करके अपने खाने को बनाते हैं और देन उससे एनर्जी गेन करते हैं। सो इनको हम डीकम्पोजर, सेप्रोफाइट एंड स्कैवेंजर भी कहते हैं। साथ ही साथ इनको हम डेट्रीवोरस भी कहते हैं। डेट्री मीन्स डेड पर्टिकुलेट ऑर्गेनिक मटेरियल। सो ये किस में रहते हैं, इनका रहने का जगह कहाँ होता है, ये किसी भी टाइप ऑफ सॉइल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ओके, सो ये हमारी बायोजियोकेमिकल साइकिल को फुलफिल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं हम, जैसे बैक्टीरिया, फंगी एंड अर्थवर्म। सो अब जानेंगे कि प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो अब सेकेंड इज आर अबायोटिक कंपोनेंट्स। अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया, जो नॉन लिविंग होते हैं, जिनमें लाइफ नहीं होती है और हमारे इकोसिस्टम को इम्पैक्ट करते हैं। सो बेसिकली अबायोटिक कंपोनेंट्स आर दोज कंपोनेंट्स विच आर नॉट लिविंग, जिनमें लाइफ नहीं होती है। सो अबायोटिक 2 वर्ड से मिलके बना है। ए मीन्स क्या होता है, विदाउट, एंड बायो मीन्स होता है लाइफ। सो विदाउट लाइफ,
जिसके अंदर कोई भी लाइफ नहीं होती, वो हमारा अबायोटिक कंपोनेंट कहलाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि टेम्परेचर एनिमल के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। मेटाबॉलिक जो रेट है वो टेम्परेचर के ही अकॉर्डिंग चेंज भी होता रहता है, तो टेम्परेचर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनिमल की ग्रोथ में। ओके, और वाटर जो है, आपको पता है वाटर तो सबके लिए कितना एसेंशियल होता है। ऑलमोस्ट 70% ऑफ द अर्थ सरफेस कवर होता है वाटर से, और चाहे छोटा से छोटा कोई भी जीव जंतु हो, सबको पानी की ज़रूरत पड़ती है। एटमॉस्फेयर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स के लिए, ताकि वो सांस ले सके, कार्बोहाइड्रेट को प्रोड्यूस कर सके, और अदर ऑर्गेनिक मैटर पार्ट ऑफ डीएनएस एंड प्रोटीन्स। सनलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि प्लांट के पास जब तक सनलाइट नहीं होगी तो वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर सकते और खाना नहीं बना सकते। सो सनलाइट भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो केमिकल एलिमेंट्स भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ऐसे कुछ प्लांट्स भी पाए जाते हैं जो कि केमिकल्स कंपाउंड के अंदर ही ग्रो करते हैं। लाइक हम देख सकते हैं प्लांट लाइक एजिलियस थ्राइव, जो कि एसिडिक सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं, और कुछ एलिमेंट्स लाइक जिंक एंड कॉपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट किस लिए, डेवलपमेंट के लिए ऑफ मैनी ऑर्गेनिज्म। सो केमिकल एलिमेंट्स भी हमारा ग्रोइंग में, किसी भी ऑर्गेनिज्म को, प्लांट को ग्रो करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सॉइल तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर्ड होता है, बिकॉज इट इज़ कंपोज्ड ऑफ रॉक्स एज वेल एज डीकम्पोज प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्योंकि सॉइल में हमने स्टार्टिंग में अभी डीकम्पोजन में पढ़ा कि सॉइल में ही बहुत सारे डीकम्पोज एनिमल्स भी रहते हैं और डीकम्पोज प्लांट्स भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। सॉइल भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एज इट इज़ कंपोज्ड ऑफ रॉक्स एज वेल एज डीकम्पोज प्लांट्स एंड एनिमल्स। द विंड डायरेक्शन ऑफ स्पीड इन एन एरिया अफेक्टेड टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। अगर बहुत ज़्यादा वाइंड का स्पीड है, वेरी हाई स्पीड है माउंटेनियस रीजन में, तो क्या हो सकता है, प्लांट की ग्रोथ रुक भी सकती है। और विंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सीड्स को कैरी करने में, और विंड ऑल्सो कैरी सीड्स। विंड क्या करती है, सीड्स को भी कैरी करती है एंड एड्स इन पॉलिनेशन। सो विंड का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि जो विंड का डायरेक्शन है और जो उसका स्पीड है वो तय करता है और अफेक्ट करता है टेम्परेचर को और ह्यूमिडिटी को। ओके, सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। इट इज इकोलॉजिकल पिरामिड, हाउ डज एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। सो पारिस्थितिक पिरामिड क्या होता है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस तरह होता है। So, an ecological pyramid is a graphic representation of the relationship between various trophic level of the organism in the food chain। जो different trophic level होते हैं organism के food chain में, उनके बीच में क्या relationship है, उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझाना, डिपिक्ट करना ही इकोलॉजिकल पिरामिड कहलाता है। तो सबसे पहला टर्म किसने कॉइन किया था, चार्ल्स एल्टन ने सबसे पहले इकोलॉजिकल पिरामिड के टर्म को कॉइन किया था। इस वजह से इसको एल्टोनियन पिरामिड या फूड पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। सो हमारे 3 टाइप ऑफ पिरामिड होते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। सो पिरामिड ऑफ नंबर में क्या होता है, इसमें हम अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स में ऑर्गेनिज्म को अलॉट करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर, organism is counted and accordingly respective volume to each traffic level is allotted in the pyramid। इसमें हम नंबर्स पे फोकस करते हैं कि ऑर्गेनिज्म का नंबरिंग कितना है, किस प्रकार कितने नंबर है, उस प्रकार हम उनके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग उनको ट्रॉफिक लेवल अलॉट करते हैं। तो कुछ करेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं पिरामिड ऑफ नंबर में। इसमें क्या होता है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो हमेशा हायर होते हैं नंबर में, ठीक है, प्रोड्यूसर्स हमेशा हाई रहेंगे नंबर में और कंज्यूमर्स हमेशा कम रहेंगे एज कम्पेयर टू प्रोड्यूसर्स इन नंबरिंग। एंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ईच ट्रॉफिक लेवल डिक्रीज व्हेन वी गो फ्रॉम बॉटम टू टॉप। जैसे जैसे हम नीचे जाते रहेंगे ट्रॉफिक लेवल में,
बॉटम से टॉप की ओर जाएंगे, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ईच ट्रॉफिक लेवल डिक्रीज व्हेन वी गो फ्रॉम बॉटम टू टॉप। जब हम बॉटम से टॉप की तरफ बढ़ेंगे पिरामिड में, सो उसमें ऑर्गेनिज्म जो इंडिविजुअल है उनका काउंटिंग कम होता रहेगा। एंड जो पिरामिड ऑफ नंबर है वो हमेशा अपराइट होता है। फॉर एग्जाम्पल इन ग्रास लैंड इकोसिस्टम एंड इन एक्वाटिक इकोसिस्टम वी कैन सी द पिरामिड ऑफ नंबर इज अपराइट। कुछ हमें इन्वर्टेड पिरामिड भी इस केस में देखने के लिए मिलते हैं और कुछ मिक्स एंड स्पाइंडल शेप भी पिरामिड हमें इस केस में देखने में मिलते हैं। लाइक इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम हम स्पाइंडल और मिक्स शेप पिरामिड भी देख सकते हैं। सो यहाँ पे आप पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं, सबसे टॉप में हम देखिए तो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म है और जैसे जैसे हम बॉटम की ओर बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो हमारी कम होती जा रही है नंबरिंग की। तो अब हम बात करेंगे बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास क्या होता है? एनिमल्स और प्लांट को उनके वेट के अकॉर्डिंग ट्रॉफिक लेवल में प्लेस मिलता है। ओके, लाइक अ पिरामिड ऑफ नंबर इट मे बी अपराइट और इन्वर्टेड, बट इन केस ऑफ फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम इट इज अपराइट एंड इन द केस ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम इन्वर्टेड पिरामिड आर ऑब्जर्व। तो हमने देखा पिरामिड ऑफ नंबर हमारा अपराइट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है, बट अगर हम फॉरेस्ट और ग्रासलैंड इकोसिस्टम देखें तो वो हमेशा अपराइट होता है और पॉन्ड इकोसिस्टम में हमें इन्वर्टेड पिरामिड्स भी देखने को मिलते हैं। सो वी कैन सी द डायग्राम हेयर पिरामिड ऑफ बायोमास। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे लास्ट में प्रोड्यूसर्स का क्वांटिटी 1000 kg है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं यहाँ पे जो मास है वो कम होता जा रहा है, वॉल्यूम जो है पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का वो कम होता जा रहा है। ऐसे हम देख सकते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम में। अगर हम सबसे टॉप में देखें, ये इन्वर्टेड हमारा पिरामिड है, तो सबसे टॉप में जो वेल हमें देखने के लिए मिल रही है उसका वेट ज़्यादा है और जैसे हम बॉटम में आ रहे हैं पिरामिड के तो यहाँ पे वेट जो है यहाँ पे कम होता जा रहा है। तो यहाँ पे हम 2 टाइप ऑफ एग्जांपल्स देख सकते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का जो हमारा अपराइट होता है और इकोसिस्टम एक्वाटिक इकोसिस्टम जो हमारे इन्वर्टेड पिरामिड में होता है। अब हम बात करते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी बीइंग ट्रांसफर फ्रॉम द लोअर ट्रॉफिक लेवल टुवर्ड द अपर वंस बिकम लेस एंड लेस। क्या होता है जब ट्रांसफर होता है एनर्जी का एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल तक, तो एनर्जी का जो फ्लो होता है वो कम होता रहता है। सबसे ज़्यादा एनर्जी जो पाया जाता है वो प्रोड्यूसर्स पे पाया जाता है। जिस तरीके से आगे एनर्जी का फ्लो ट्रांसफ़र होता रहता है तो एनर्जी कम होती रहती है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक। जितना लॉन्गर पिरामिड होगा उतनी ही कम एनर्जी लास्ट वाले ट्रॉफिक लेवल तक पहुंच पाएगी। अगर चेन शॉर्टर होगी ऑर्गेनिज्म में एनर्जी का फ्लो हमें ज़्यादा पाया जाएगा। सो जब एनर्जी का फ्लो होता है, जो ट्रांसफ़र होता है एनर्जी का डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल में, वो 10% ऑफ द एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक प्रोड्यूसर 1000 किलो कैलोरी अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है, तो अगर वो प्राइमरी कंज्यूमर के पास एनर्जी रिसीव होगी तो वो सिर्फ 100 किलो कैलोरी अमाउंट ऑफ एनर्जी कन्वर्ट होगी, मतलब ट्रांसफ़र होगी। देन जब वो सेकेंडरी कंज्यूमर के पास एनर्जी जाएगी तो सिर्फ 10 किलो कैलोरी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारी ट्रांसफ़र होगी। एज सेम जब वो सबसे टॉप मोस्ट टर्शरी कंज्यूमर के पास जाएगी एनर्जी तो सिर्फ 1 किलो कैलोरी अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। सो जिस तरीके से फ्लो होता रहेगा एनर्जी का, आगे बढ़ता रहेगा एनर्जी का फ्लो, तो सिर्फ 10% ऑफ द एनर्जी ही ट्रांसफ़र होगी। कुछ लिमिटेशंस हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। लाइक फर्स्ट, यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म का कोई फिक्स पोजीशन नहीं है इकोलॉजिकल पिरामिड के अंदर, एंड कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि डिफरेंट इकोसिस्टम में भी वेरी करते हैं। और हमने ये पिरामिड सीजनल चेंज के अकॉर्डिंग नहीं बनाया है, सीजनल चेंज को हमने यहाँ पे कंसिडर नहीं किया है। सो ये भी यहाँ पे लिमिटेशंस हमें देखने को मिलती है। एंड थर्ड वन इज़, इन पिरामिड्स के अंदर हमने डेट्री फॉरेस्ट के रोल को भी प्रेजेंट नहीं किया है, बट एट द लास्ट हम कह सकते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी हमें एक एक्यूरेट पिक्चर देता है। एट द लास्ट हम बोल सकते हैं जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट वे में बनाया गया है और ये हमारे इकोसिस्टम का हमें एक ट्रू पिक्चर दिखाती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस डायग्राम के थ्रू किस प्रकार से प्रोड्यूसर्स के पास 10,000 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी और
जैसे जैसे वो टॉप के ऊपर बढ़ती जा रही, जैसे जैसे वो आगे ट्रांसफर हो रही है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिड्यूस होता जा रहा है टॉप लेवल प्रीडेटर तक या टॉप लेवल कार्निवोरस तक। सो हम बात करते हैं किस तरीके से एनर्जी फ्लो होती है एक सिस्टम के अंदर। जो रूल है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके अकॉर्डिंग कभी भी एनर्जी क्रिएट नहीं होती है और डिस्ट्रॉय नहीं होती है, वो सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म से दूसरी ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होता रहता है। इन एन ऑर्गेनिज्म द एनर्जी गेट फिक्स, इन अदर वर्ड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट द ऑटोट्रॉफ्स और द प्रोड्यूसर्स प्रिपेयर देयर फॉर मटेरियल। अब इकोसिस्टम में क्या होता है, जो हमारे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं या प्रोड्यूसर्स होते हैं, मतलब प्लांट्स हो गए, वो अपना सनलाइट की प्रेजेंस में अपने फूड मटेरियल प्रिपेयर करते हैं। एंड हेट्रोट्रॉफ्स क्या करते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स अपना खाना, अपनी एनर्जी किससे लेते हैं, ऑटोट्रॉफ से लेते हैं, जो कि प्लांट्स होते हैं। तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो एनर्जी है वो सबको ज़रूरी है ताकि हम अपने वर्क को ठीक से परफॉर्म कर सके, अपने मेटाबॉलिज्म को ठीक से चला पाए। तो एनर्जी का सबको रिक्वायरमेंट होता है। अब किस तरीके से एनर्जी यूटिलाइजेशन होता है और किस तरीके से वेरी करता है कि किस अमाउंट में प्लांट रिसीव कर रहा है क्वांटिटी ऑफ सोलर एनर्जी, मतलब जो वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहा है तो कितने अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी वो ले रहा है, ठीक है। और सेकंड क्या डिटरमाइन करता है कि प्लांट से कंज्यूमर तक किस तरीके से एनर्जी का फ्लो हो रहा है, कितनी क्वांटिटी में हो रहा है। तो जो ये एनर्जी का ट्रांजैक्शन हो रहा है इसको हम बोलते हैं एनर्जी फ्लो। अब हम देख सकते हैं टू टाइप ऑफ मॉडल हमें देखने के लिए मिलते हैं। फर्स्ट इज सिंगल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल एंड सेकंड इज वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो मॉडल। सिंगल चेन एनर्जी फ्लो मॉडल्स में हम क्या देखते हैं, दिस टाइप ऑफ एनर्जी फ्लो एज पर द फूड चेन ऑफ द इकोसिस्टम। जिस तरीके से फूड चेन वर्क करती है उस तरीके से ही ये नॉर्मल होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम का एग्जांपल देखें तो यहाँ पे ग्रास जो है प्रोड्यूसर्स हैं, ओके। फिर ग्रास ओपर के द्वारा खाई गई और ग्रास ओपर के बाद ग्रास ओपर को किसी सेकेंडरी कंज्यूमर के द्वारा इनटेक किया गया। सो यहाँ पे सिंगल चेन एनर्जी फ्लो मॉडल चलता है, मतलब एक सिंगल फूड चेन रन करती है, ओके। सो यहाँ पे इंडिकेट किया गया है अगर फूड चेन छोटी होगी तो वहाँ पे एनर्जी का फ्लो ज़्यादा होगा, अगर बड़ी होगी फूड चेन तो एनर्जी का फ्लो लास्ट ऑर्गेनिज्म तक बहुत ही कम रहेगा, ओके। सो ये सिर्फ वन डायरेक्शन फ्लो रहता है एनर्जी का। एंड वाई शेप मॉडल में क्या होता है, इन नेचर बिसाइड द सिंगल चेन मॉडल, अब सिंगल चेन के अलावा हमारे पास दूसरा भी ऑप्शन होता है एनर्जी ट्रांसफ़र का, दैट इज़ वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो मॉडल। ये जो मॉडल होता है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और इसमें हमें कुछ कॉम्बिनेशंस भी देखने के लिए मिलते हैं। ये कनेक्शन दिखाता है ग्रेजिंग फूड चेन का और डेटिरस फूड चेन के बीच में कनेक्शन दिखाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे फूड चेन क्या होता है और ग्रेजिंग एंड डेटिरस फूड चेन क्या होता है। एज एट एवरी स्टेज द टू फूड चेन आर लिंक। The herbivorous can be eaten by the decomposer or the top predator in the detritus food chain. The other link are when the herbivorous or the top predator die, they get decomposed by the decomposers and are again used by the nutrients by the plants. आप यहाँ पे अगर ये डायग्राम देख रहे हैं तो यहाँ पे हमें पता है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो सनलाइट का यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं और देन हर्बीवोरस जो होते हैं हमारे वो प्रोड्यूसर से एनर्जी गेन करते हैं, देन टॉप प्रेडेटर हर्बीवोरस को खा लेते हैं और अपना एनर्जी गेन करते हैं। सो ये तो हमारी हो गई नॉर्मल चेन जिसको हम ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं। एंड सेकेंड इज हमारी वाई शेप मॉडल में हमारा क्या होता है, अब हर्बीवोरस जब मर जाते हैं, जब वो डेड हो जाते हैं तो क्या होता है, वो डीकम्पोजर के द्वारा डीकम्पोज किए जाते हैं और साथ ही साथ जो ट्रू टॉप प्रीडेटर भी डाई हो जाते हैं तो डीकम्पोजर उनको क्या कर देते हैं, डीकम्पोज कर देते हैं। डीकम्पोज करने के बाद उनसे जो भी न्यूट्रेंट्स निकलता है, जो भी न्यूट्रेंट बचता है, लाइक अब डीकम्पोज हो गए हैं, डीकम्पोज होके वो सॉइल में मिल जाते हैं। सो क्या होता है, प्लांट अगेन क्या करता है, प्लांट तो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेता है तो अगेन ट्रांसफ़र कहाँ हो गया एनर्जी का,
प्रोड्यूसर के पास हो गया थ्रू द डिकम्पोजर। सो कभी भी हमारी इकोसिस्टम में कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है, यहाँ पे एनर्जी का फ्लो कॉन्टिन्यूस होता रहता है। हर्बीवोरस डिकम्पोजर के द्वारा ईट किया जाता है टॉप प्रीडेटर भी इन द डेटरस फूड चेन। और अदर लिंक देख सकते हैं हम, हर्बीवोरस और जब टॉप प्रीडेटर डाई हो जाता है मतलब मर जाते हैं, सो डिकम्पोजर के द्वारा उनको डिकम्पोज कर दिया जाता है और फिर प्लांट के द्वारा उनको एज अ न्यूट्रिएंट्स यूज़ कर लेते हैं, अगेन अपना खाना बनाते हैं। सो बैलेंस इकोसिस्टम के अंदर कभी भी कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है। अब डिकम्पोजर क्या हो जाते हैं, डिकम्पोजर फिर टॉप प्रीडेटर के द्वारा दोबारा से खाए जाते हैं एज अ फूड। सो यहाँ पे ये कॉन्टिन्यू प्रोसेस चलता रहता है और हमारी इकोसिस्टम के अंदर कुछ भी वेस्ट नहीं जाता। हम देख सकते हैं एग्जांपल, अर्थवॉर्म इन द ग्रासलैंड इकोसिस्टम कैन बी ईटन अप बाय द हॉक्स और ईगल्स। तो हम बोल सकते हैं जो हमारा वाई शेप मॉडल है वो हमारा अल्फ़ाबेट वाई की तरह रिप्रेजेंट होता है। सो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज़ food chain? Using the appropriate example, differentiate between the two kind of food chain that operated in the forest ecosystem. So हम बात करेंगे खाद्य श्रृंखला क्या है, उदाहरण का प्रयोग करते हुए वन पारितंत्र में संचालित होने वाली दो प्रकार की खाद्य श्रृंखलाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। फूड चेन क्या होता है? The transfer of food energy from the source in plant through a series of organisms with repeated eating and been eaten. तो क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, प्लांट के थ्रू जब एनर्जी का फ्लो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म तक होता है, सो उसको हम क्या बोलते हैं, फूड चेन कहते हैं। द ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम द सोर्स इन प्लांट, जिस तरीके से लाइक प्लांट अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं, देन आगे कुछ ऑर्गेनिज्म के द्वारा वो आगे कैरी होता है। अब हम बात करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ फूड चेन? फूड चेन क्या होता है और हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि किस प्रकार की फूड चेन होती है और उसके बारे में हम जानेंगे। सो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी ऑफ फूड फ्रॉम द सोर्स इन प्लांट, जब प्लांट से फूड एनर्जी ट्रांसफ़र होती है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म तक, सो उसे हम क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हमें पता है ग्रीन प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफिया प्रोड्यूसर्स कहते हैं। अब वो क्लोरोफिल के जो उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसके थ्रू वो CO2 का और वाटर का यूज़ करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अपना खाना बनाते हैं, अपना फूड मटेरियल प्रिपेयर करते हैं। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 H2O और क्लोरोफिल का यूज़ करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अपना खाना बनाते हैं। ओके, सो हम प्लांट्स को बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। एंड एज वी स्टडी, हेटरोट्रॉफ्स को डिपेंड होना पड़ता है ऑटोट्रॉफ से फॉर देयर फूड एंड एनर्जी। सो हेटरोट्रॉफ्स क्या होते हैं, वो ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। हेटरोट्रॉफ्स हमारे दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज हर्बीवोरस एंड सेकंड इज कार्निवोरस। हर्बीवोरस कौन से होते हैं, हर्बीवोरस जो कि प्लांट ईटर्स होते हैं, ओनली प्लांट को इंटेक करते हैं, लाइक ग्रासहोपर्स, रैबिट्स एंड गॉट्स। एंड कार्निवोरस इज मीट ईटर्स जो कि मीट ही इंटेक करते हैं, लाइक फ्रॉग, स्नेक्स, हॉल्स, लायंस, टाइगर, मतलब जो किसी और ऑर्गेनिज्म को खाते हैं और उससे एनर्जी को गेन करते हैं। सो हमारे हर्बीवोरस और कार्निवोरस हमारे दो टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफ्स के एग्जाम्पल होते हैं। अब इसमें हमारी टू टाइप ऑफ चेन हमें देखने को मिलती है। फर्स्ट होती है हमारी ग्रेजिंग फूड चेन। इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टार्टिंग लेवल ऑर्गेनिज्म ऑफ द फूड चेन। ये किससे स्टार्ट होती है, ये सबसे फर्स्ट ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होती है फूड चेन के। और कौन होता है सबसे फर्स्ट पे, ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स के द्वारा ही इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अपना खाना प्रिपेयर किया जाता है यूजिंग द H2O, CO2 एंड क्लोरोफिल। सो इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम अगर हम एग्जाम्पल देखें ग्रेजिंग फूड चेन का, सो अगर हम चेन देखें, सो सबसे पहले ग्रीन ग्रास, लाइक हमारी ग्रीन ग्रास जो है ग्रास होपर के द्वारा इंटेक किया गया, और फ्रॉग जो है फ्रॉग्स ने ग्रास होपर को इंटेक किया, एंड देन स्नेक्स ने फ्रॉग को इंटेक किया, देन हॉक्स ने स्नेक को इंटेक किया। सो यहाँ पे हमें एक फूड चेन देखने को मिलती है।
आप यहाँ पे ये एग्जाम्पल देख सकते हैं। सबसे पहले प्लांट, प्लांट के बाद ग्रास ओपर देन बर्ड, देन स्नेक, देन आउल। तो अब सेकंड इज डेट्रस फूड चेन। अब फर्स्ट जो था हमारा ग्रेजिंग फूड चेन, उसमें हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, हमारे ऑटोट्रॉफ मीन्स हमारे ग्रीन प्लांट्स। एंड इन डेट्रस फूड चेन हमारे जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो होता है डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। दिस टाइप ऑफ फूड चेन डज नॉट डिपेंड ऑन सनलाइट। डेट्रस फूड चेन जो होती है वो सनलाइट पे डिपेंड नहीं होती है। फॉर एग्जांपल डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, स्कैवेंजर्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो किस पे डिपेंड होते हैं, ये हमारे डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स पे डिपेंड होते हैं, ये किसी भी सनलाइट पे डिपेंड नहीं होते हैं एज इन द ग्रेजिंग फूड चेन। तो ग्रेजिंग और डेट्रस फूड चेन जो है अपना परफॉर्म करते हैं फंक्शन, बट ये एक ही सिस्टम के पार्ट माने जाते हैं। ओके, तो ग्रेजिंग फूड चेन में हमें ज़्यादा ट्रांसफर ऑफ एनर्जी देखने को मिलती है देन द डेट्रस वन, बिकॉज वहाँ पे हम सनलाइट का प्रयोग करके फूड बना रहे हैं। ओके, कंबाइनिंग द ग्रेजिंग एंड डेट्रस फूड चेन कंप्लीट द न्यूट्रिशन साइकिल इन एन ऑर्गेनिज्म। तो ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्रस फूड चेन एक साथ मिलती है तो वो हमारे न्यूट्रिशन साइकिल को फुलफिल करती है, कंप्लीट करती हैं। अब बात करते हैं फूड वेब की। फूड वेब बेसिकली क्या होता है, जब बहुत सारी फूड चेन एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती हैं, जब इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फूड वेब कहते हैं। फूड वेब इज अ चैन ऑफ नेटवर्क ऑफ फूड चेन। The producers, consumer and a decomposer of the various food chain are considered as a important part of the food web. So producers, consumer and decomposers जो है various food chain के, उनको food web के अंदर एक important place considered किया जाता है। Like इन सबको इम्पॉर्टेंट माना जाता है फूड वेब के अंदर। एंड हमारी फूड चेन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटर रिलेशंस बनाने में हेल्प करती है। मतलब जो इंटर रिलेशंस है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में, उनको मेंटेन करने का काम करती है, बैलेंस करने का काम करती है। ओके, सो यहाँ पे आप फूड चेन का एग्जाम्पल देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ हमारा फूड चेन का एग्जाम्पल है। लाइक फूड वेब में क्या होता है हमारा, यहाँ पे आपका फूड वेब का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, फूड वेब इन द फॉरेस्ट। फूड वेब में बेसिकली क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म मोर देन द 2 ऑर्गेनिज्म भी ईट किया जा सकता है, कोई फिक्स्ड नहीं है। ओके, लाइक आप देख सकते हैं माउस जो है, माउस हमारा रैबिट के थ्रू भी ईट किया जा सकता है, माउस हमारा स्नेक के थ्रू भी ईट किया जा सकता है। सो माउस हमारा वाइल्ड कैट के थ्रू भी इंटेक किया जा सकता है। अब रैबिट जो है सेम, रैबिट हमारा जैकल के थ्रू भी इंटेक किया जा सकता है और रैबिट हमारा वाइल्ड कैट के थ्रू भी इंटेक किया जा सकता है। सो जब मोर देन 2 फूड चेन्स कनेक्टेड होती हैं एक साथ तो उसको हम बोलते हैं फूड वेब। जब फूड चेन्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं और एक वेब फॉर्म करती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, फूड वेब कहते हैं। सो हम बात करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू मीन बाय इकोसिस्टम सर्विसेज, विच काइंड ऑफ सर्विसेज वी ऑब्टेन फ्रॉम आवर इकोसिस्टम। इकोसिस्टम सर्विसेज क्या होती हैं और किस प्रकार हम अपने इकोसिस्टम से सर्विसेज को ऑब्टेन करते हैं। सो इकोसिस्टम सर्विसेज होती क्या है, इकोसिस्टम सर्विसेज आर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बेनिफिट ह्यूमंस गेट फ्रॉम द नेचर। जो से भी बेनिफिट हमें नेचर से मिल रहे हैं, चाहे वो इनडायरेक्ट मिल रहे हो चाहे डायरेक्ट मिल रहे हो, जिस तरीके से हमें बेनिफिट हो पा रहा है नेचर से इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, उसको हम इकोसिस्टम सर्विसेज का पार्ट मानते हैं। एंड इकोसिस्टम सर्विसेज हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है ताकि जो अर्थ है उसका बेसिक फंक्शनिंग अच्छे से मेंटेन हो पाए और हमारे प्लैनेट में लाइफ को सपोर्ट करने में हेल्प करती हैं। तो इकोसिस्टम हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो 4 टाइप ऑफ हमारी सर्विसेज होती है। सब फर्स्ट होती है हमारी प्रोविजनिंग सर्विस, मतलब ऐसे मटेरियल या प्रोडक्ट जो हमें नेचर से मिलते हैं। ओके, रेगुलेटिंग सर्विसेज में क्या होता है, ऐसी सर्विसेज जो हमें नेचर से मिली हैं बट हमने उसको ठीक से मेंटेन करके रखा है और अच्छे से फंक्शन चल रहा है इकोसिस्टम में, जिसकी वजह से हमें कुछ सर्विसेज मिल रही है, जैसे कि प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर। अब नेचर ने हमें चीज़ दी है, हमें एयर दी है। अगर हम अर्बनाइजेशन, फॉर एग्जांपल आज के टाइम पर अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है और हम व्हीकल्स का बहुत प्रयोग कर रहे हैं या हम इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगा रहे हैं, तो हमें मिली तो क्लीन एयर थी बट हम उसको ठीक से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको बिल्कुल ही पॉल्यूट कर रहे हैं। तो उसमें कंडीशन में क्या हो जाएगा, एयर बिल्कुल पॉल्यूट हो जाएगी।
तो जो हमें सर्विसेज मिली हैं इकोसिस्टम से वो हम ठीक से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे लिए डिसएडवांटेजेस साबित हो सकती है। तो इसी तरीके से ऐसी सर्विसेज जो कि ह्यूमन ऑब्टेन करता है इकोसिस्टम से उसको हम बोलते हैं रेगुलेटिंग सर्विसेज। जैसे कि अब हमें इकोसिस्टम से मिली है एयर, ओके, हमें वो नेचुरली मिली है। अब हम अपना इन्वायरमेंट में अगर अच्छे से फंक्शनिंग करेंगे तो हमारी एयर प्योरीफाई रहेगी, वाटर प्योरीफाई रहेगा, क्लाइमेट रेगुलेशन ठीक रहेगा, फ्लड भी नहीं आएगा और सब चीज़ें अच्छी रहेंगी। सो जो भी चीज़ें हमें नेचर से मिली है उसको ठीक से मेंटेन करके रखना हमारी रेगुलेटिंग सर्विस में आता है। कल्चर सर्विस में क्या आता है, ऐसे नॉन मटेरियल बेनिफिट जो कि हमें हमारे कल्चर को एडवांसमेंट प्रोवाइड करते हैं, हमारी कल्चर की प्रोग्रेस में हेल्प करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कल्चरल सर्विसेज कहते हैं। ओके, तो आप समझ गए कल्चरल सर्विसेज में क्या होता है। कल्चरल सर्विसेज में ऐसे नॉन मटेरियल बेनिफिट जो कि हमारे कल्चर को प्रोग्रेस करने में, फैलाने में या उसको डेवलप करने में हेल्प करते हैं, वो हमारी कल्चरल सर्विसेज होती है। एंड सपोर्टिंग सर्विसेज नाम से ही पता चल रहा है ऐसे सर्विसेज जो हमें नेचर की तरफ दी जाती है ताकि हमारी लाइफ सस्टेन हो सके, उसको हम बोलते हैं सपोर्टिंग सर्विसेज। सो देयर आर 4 टाइप ऑफ सर्विसेज: प्रोविजनिंग सर्विसेज, रेगुलेटिंग सर्विसेज, कल्चरल सर्विसेज एंड सपोर्टिंग सर्विसेज। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से अंडरस्टैंडेबल हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिफाइन लैंड डिग्रेडेशन, ब्रीफली एक्सप्लेन सम मेजर दैट कैन हेल्प इन प्रिवेंटिंग लैंड डिग्रेडेशन। एंड सेकंड पार्ट इज व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन, लैंड डिफॉरेस्टेशन एंड डिस्कसेस कॉजेस। अब लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है? आज के टाइम पे हमें पता है कि जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, ह्यूमन की ग्रीड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ह्यूमन का लालच बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो हम क्या चाहते हैं कि जो लैंड है हमारी, हमें उससे से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिल सके। सो लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, जब पर्टिकुलर लैंड की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो जाता है, तो हम उससे बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन। और मेनली किस वजह से होता है ये? ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय द ह्यूमन। क्योंकि आज के टाइम पे ह्यूमन की ग्रीड्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, हम क्या करते हैं, हम अपने रिसोर्सेज का इतना ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर देते हैं जिसकी वजह से हमारी लैंड बिल्कुल डिग्रेडेशन हो जाती है। ओके, मतलब बिल्कुल ही उसकी जो प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी है, जो प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है, बिल्कुल ही लो हो जाती है। ठीक है, तो लैंड डिग्रेडेशन के कॉज क्या होते हैं? जैसे आज के टाइम पे हम ह्यूमंस के द्वारा डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, पेड़ इतने ज़्यादा काटे जा रहे हैं, सॉइल इरोजन हो रहा है, अनप्रिडिक्टेबल वेदर कंडीशंस एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस, फ्लड आ जाना, बहुत सारी नेचुरल डिसास्टर आ जाना, क्लाइमेटिक कंडीशंस में चेंज आना, ड्रॉट एंड फ्लड एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। आज के टाइम पे हम एग्रीकल्चर्स के लिए बहुत सारे फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने लगे हैं जो हमारे केमिकल्स रिलेटेड होते हैं, लाइक उसमें केमिकल्स का कंटेंट ज़्यादा होता है। सो उस वजह से भी हमारा लैंड डिग्रेडेशन होता है और सॉइल पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। सो ये कुछ कॉजेज़ हैं हमारे लैंड डिग्रेडेशन के। अगर हमने इस प्रॉब्लम को हमें जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, ये आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज बन चुका है जिसको हमें जल्दी से जल्दी एड्रेस करना है, ताकि हमारा इकोसिस्टम में सिर्फ वो ही ना रीस्टोर हो सके, साथ ही साथ जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है, जो हमारा बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट हो रहा है, वो भी हमारा मेंटेन हो सके और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल स्ट्रक्चर भी जो ह्यूमन सोसाइटी का है वो भी मेंटेन रह सके। सो हमें जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है। और किस प्रकार से हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं? हमें अफॉरेस्टेशन करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्लांट लगाने चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए? साथ ही साथ हमें प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट्स, शेल्टर जहाँ पे हम लैंड में कल्टीवेशन कर रहे हैं उसके आसपास हम शेल्टर बेल्ट्स लगा सकते हैं ताकि वाइंड के फोर्सेस को हम स्टॉप कर सकें, क्योंकि वाइंड एक ऐसा कारण हो जाता है जिसकी वजह से सॉइल एरोजन होना स्टार्ट हो जाता है, सॉइल का जो फर्टिलिटी है बिल्कुल ही लो होने लगता है। तो हम क्या कर सकते हैं? शेल्टर बेल्ट्स लगा सकते हैं। साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं? जो थॉर्नी बशेस होती है उनको ग्रो कर सकते हैं, और सैंड ड्यून्स जो कि बेनिफिशियल हो सकती है और फोर्स को रोक सकती है वाइंड के। एंड थर्ड, हम क्या कर सकते हैं? माइनिंग एक्टिविटीज़ को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस में रह के ही फॉलो करें। हम उसको अपनी ग्रीड के लिए
यूज़ ना करें। ओके, और साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें जो भी इंडस्ट्री से रिलेटेड, जो इंडस्ट्री से निकलने वाला कूड़ा कचरा होता है, जो भी वेस्टेज होता है, उसको अच्छे से हमें पूरा ट्रीटमेंट करना चाहिए उसका, और डायरेक्टली उसको हमें रिवर में थ्रो नहीं करना चाहिए। सो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो भी इंडस्ट्री से निकलने वाला डिस्पोजल है, सबसे पहले उसको अच्छे से ट्रीटमेंट करवाना चाहिए उसका। सीधा हमें जो रिवर्स वगैरह है हमारी, उसके अंदर डिस्पोज नहीं करना चाहिए। ओके, और जो ओवर ग्रेजिंग है उसको भी कंट्रोल करना चाहिए। उसकी वजह से क्या होने लगता है, सॉइल एरोजन होने लगता है। सो ये हम कुछ मेथड यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारा लैंड डिग्रेडेशन स्टॉप हो सके। सो लैंड रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जाता है ह्यूमंस के द्वारा। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमारे द्वारा परफॉर्म की जाती है, जिसकी वजह से हमारी लैंड बिल्कुल डिग्रेड हो रही है और पॉल्यूट होती जा रही है। हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इससे बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम लैंड पे ही डिपेंड है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे ही डिपेंड है। ओके, सो हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारे लैंड रिसोर्सेज को या नेचुरल रिसोर्सेज को हमें कंजर्व करके रखना चाहिए। ओके, सो हम कुछ मेजर्स अपना सकते हैं ताकि कम से कम अमाउंट में लैंड डिग्रेडेशन हो। लाइक हमें इंपॉर्टेंट मेजर्स को अपनाना चाहिए ताकि हमारी लैंड डिग्रेड होने से बच सके। तो हमें क्या करना चाहिए, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मेजर्स अपनाने चाहिए, और हमें इंपॉर्टेंट समझना चाहिए हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का। आज के टाइम पे बहुत सारे हमारे द्वारा ह्यूमंस बीइंग के द्वारा बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जाती है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज एंड रोड्स एंड सेटिंग अप इंडस्ट्री। इसकी वजह से क्या होने लगता है, बहुत ज़्यादा लैंड डिग्रेड होने लगती है। तो हमें समझना है कि हमारे लाइफ में रिसोर्सेज कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो फ्लोरा एंड फौना को हमारे हैबिटेशन प्रोवाइड करता है, और हम भी अपने लैंड पे ही डिपेंडेंट है। सो हमें हमारे लैंड रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, जब किसी भी कारणवश, ठीक है, जब किसी भी रीज़न की वजह से पूरा फॉरेस्ट एरिया को क्लियर कर दिया जाता है अपनी नीड के लिए, सो हम उसको क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। डिफॉरेस्टेशन आजकल बहुत सारे रीजन्स की वजह से किया जा रहा है। फर्स्ट इज़ एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन। एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन में क्या होता है, आज के टाइम पे एग्रीकल्चर का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लाइक फूड का जिस तरीके से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ रही है, सो एग्रीकल्चर की नीड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। सो लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट एरिया को बिल्कुल क्लियर कर देते हैं और वहाँ पे एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करने लगते हैं। सो 80% ऑफ द डिफॉरेस्टेशन तो इसी वजह से हुआ है, क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को सेटअप किया गया है। और आज के टाइम पे हमें पता है कि एग्रीकल्चर्स में भी हम डिफरेंट केमिकल्स का यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजीज़ का, मशीनरी का यूज़ करते हैं, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिल सके। बट इससे क्या होता है, बिल्कुल ही वो लैंड यूज़ में नहीं आती है, बिल्कुल ही उसकी फर्टिलिटी ख़राब हो जाती है, बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे लैंड पे। और साथ ही साथ वहाँ पे रहने वाले एक्वाटिक सिस्टम जो है हमारे, उस पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हमारा, उस पर भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। साथ ही साथ लार्ज अमाउंट में बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस होता है। अर्बनाइजेशन, जिस तरीके से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, लोगों की नीड जो है उसको फुलफ़िल करने के लिए लोगों ने क्या किया है, डिफॉरेस्टेशन करना शुरू कर दिया है। फॉरेस्ट की जगह वहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया बनाए जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज़, कमर्शियल हब, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हेल्ड किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट है क्लियर करा जा रहा है, फॉरेस्ट को क्लियर करा जा रहा है ताकि अपनी नीड्स पूरी हो सके। तो ये कुछ कॉजेज़ हैं हमारे। और सेम वुड की डिमांड बढ़ रही है, इस वजह से जिस तरीके से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है तो लोगों की वुड की डिमांड भी बढ़ रही है। तो फॉरेस्ट एरिया को इस वजह से भी क्लियर किया जा रहा है। और इलीगल लॉजिंग भी होती है, जैसे कुछ एरियाज़ में वुड को बेचा भी जाता है, पेड़ों की वुड को काट के, और उसको इलीगल मार्केट्स में सेल वगैरह भी किया जाता है। सो ये कुछ रीजंस है। फॉरेस्ट फायर हो गया, कभी कभी नेचुरली भी फॉरेस्ट फायर क्रिएट हो जाता है, लाइक बिजली गिरना, लाइटनिंग हो गया, या हाई टेम्परेचर या ड्रॉट की वजह से। एंड कभी ह्यूमन के द्वारा भी जानबूझ के भी ऐसे फॉरेस्ट को बर्न किया जाता है ताकि वो उस जगह पे अपना इंडस्ट्रीज़ वगैरह सेटअप करे, या अपने पर्सनल मोटिव के लिए भी वो पर्टिकुलर फॉरेस्ट के अंदर उसको पर्टिकुलर फॉरेस्ट को बर्न भी कर देते हैं। सो यहाँ पे हम एक रिसेंट एग्जांपल दे सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जो कि एग्जांपल है, वहाँ पे फॉरेस्ट फायर
हुआ था और नॉट ओनली 1000 ऑफ हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट बट ऑल्सो रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इनटू द एटमॉस्फेयर। सिर्फ हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट ही ख़त्म नहीं हुआ, साथ ही साथ वहाँ पे फॉरेस्ट जलने की वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रीन हाउस गैसेज भी एमर्ज हुई थी। ठीक है, तो ये कुछ कॉजेज है। माइनिंग एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो चुकी हैं, लोगों की मेटेलिक रिसोर्सेज की डिमांड की वजह से माइनिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह स्टार्ट होने लग गए हैं। सो ये सब कॉजेज होते हैं हमारे डिफॉरेस्टेशन के। तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हम अपनी नीड के अनुसार ही रिसोर्सेज का यूज़ करें और हम किसी भी रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना करें, कोई भी इलीगल लॉगिंग ना करें। ओके, सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे से अंडरस्टैंडेबल हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अब हम इसमें बात करेंगे व्हाट इज सॉइल एरोजन। सॉइल एरोजन क्या होता है और क्या कारण है और किस तरीके से हम सॉइल एरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट इज सॉइल एरोजन, डिस्कस द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस सॉइल एरोजन, व्हाट आर द मेजर्स ऑफ कंट्रोल सॉइल एरोजन। हम किस तरीके से सॉइल एरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं, सॉइल एरोजन क्या होता है, किस वजह से होता है, अब हम इसके बारे में जानते हैं। तो सॉइल एरोजन इज द लॉस और रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल। सॉइल एरोजन क्या होता है, जब टॉप लेयर जो होती है हमारी सॉइल की वो बिल्कुल ही लॉस हो जाती है, उसका रिमूवल हो जाता है किसी भी नेचुरल डिसास्टर की वजह से, किसी भी नेचुरल एजेंट्स की वजह से, लाइक वाइंड, वाटर एंड इवन ग्रेविटी। सो उसे हम सॉइल एरोजन कहते हैं। जो टॉप मोस्ट लेयर होती है हमारी सॉइल की वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर्स और न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। जब सॉइल एरोजन हो जाता है उसकी वजह से क्या होता है, प्रोडक्टिविटी में भी बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है और सॉइल फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस, कम से कम 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल बनने के लिए भी 200 से 300 साल लग जाते हैं। सो कुछ कॉजेज हैं सॉइल इरोजन के। सबसे पहले द स्लोप ऑफ द सरफेस, जहाँ पे हायर स्लोप होता है, हिल स्लोप्स में क्या होता है वहाँ पे सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ पे क्ले का अमाउंट ज़्यादा होगा, वहाँ पे सॉइल इरोजन आपको यहाँ इतना नहीं देखने के लिए मिलेगा जितना आपको हायर कंटेंट ऑफ सैंड जहाँ पे अवेलेबल होगा वहाँ पे देखने को मिलेगा। वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस, वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस में क्या होता है, कुछ ऐसे नेचुरल डिसास्टर्स आ गए लाइक रेनफॉल, फ्लड, ड्रॉट। सो इन सब रीजन से भी सॉइल इरोजन हमें देखने को मिलता है। डिफॉरेस्टेशन, आज के टाइम पे डिफॉरेस्टेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है जिस वजह से क्या होता है सॉइल इरोजन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अब डिफॉरेस्टेशन कर दिया, बिल्कुल ही फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया। सो जो सॉइल रूट से बंधी होती है, पूरा अपने फॉरेस्ट को बिल्कुल ही क्लियर कर दिया तो सॉइल क्या होने लगती है, धीरे धीरे सॉइल एरोजन होने लगता है। एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर एंड कल्टीवेशन, अब बहुत सारी ऐसी मॉडर्न टेक्निक्स है जैसे हमने डिस्कस किया, केमिकल टेक्निक्स हो गई, इस वजह से भी क्या होता है फर्टिलिटी बिल्कुल ही ख़त्म होने लगती है। और आज के टाइम पे एक्सटेंसिव इरिगेशन एक मेजर कोज है इरोजन का, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सटेंसिव इरिगेशन किया जाता है उसकी वजह से भी सॉइल की फर्टिलिटी बिल्कुल डिक्रीज होती रहती है। ओवर ग्रेसिंग, कैटल्स को आप पर्टिकुलर लैंड पे चरा रहे हो, ग्रेजिंग करवा रहे हो ताकि आपकी डेयरी नीड्स फुलफिल हो सके, और इसकी वजह से क्या होता है, ओवर ग्रेजिंग की वजह से हमारी सॉइल पे इफेक्ट पड़ता है, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बिल्कुल ही रिड्यूस हो जाती है। तो हमें सॉइल को कंजर्वेशन करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स अपनाने चाहिए, लाइक हमें एरोजन कंट्रोल टेक्निक्स अपनाने चाहिए सच एज नो टाइलेज और लो टाइलेज। कुछ टेक्निक्स है ये, क्रॉप रोटेशन हमें अपनाना चाहिए। मच ऑफ मल्च कवर कैन ग्रेटली रिड्यूस इरोजन ऑफ सॉइल बाय वाटर। टेरेस फार्मिंग और काउंटर फार्मिंग को अडॉप्ट कर सकते हैं ताकि सॉइल एरोजन को हम प्रिवेंट कर सकें। और हम रिफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ को लगा सकते हैं ताकि हमारे लार्ज स्केल वेजिटेशन जो रिमूव हुई है वो हमारी बैलेंस आउट हो सके। और ट्रीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो जो सॉइल्स है उसको बाइंड करके रखते हैं, उसको पकड़ के रखते हैं। ठीक है, सो रिफॉरेस्टेशन हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और डेजर्टिफिकेशन क्या होता है हमारा, डेजर्टिफिकेशन इज एन एक्सट्रीम केस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन विच सेमी ड्राई रीजन बिकम इंक्रीजिंगली एरिड रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ वाटर बॉडीज, वेजिटेशन एंड
वाइल्ड लाइफ। डेजर्टिफिकेशन जब इतना ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन हो जाए है, लैंड बिल्कुल ही ख़त्म सा हो जाए और वहाँ पे डेजर्ट लाइक कंडीशंस आ जाए, पूरी वाटर बॉडीज़ वहाँ पे ख़त्म हो जाए, वेजिटेशंस ही ख़त्म हो जाए, वाइल्ड लाइफ ही ख़त्म हो जाए, तो वहाँ उस सिचुएशन को हम डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। ओके ये बहुत सारे फैक्टर्स के द्वारा होता है, लाइक ह्यूमंस के द्वारा जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ होती हैं उस द्वारा भी डेजर्टिफिकेशन होता है। क्लाइमेटिक चेंज की वजह से हमें डेजर्टिफिकेशन देखने के मिलता है, और इस वजह से क्या होता है, डेजर्टिफिकेशन की प्रॉब्लम की वजह से लोगों का माइग्रेशन स्टार्ट हो जाता है सिटीज़ की ओर, जिसकी वजह से इकोनॉमिक लॉस, जब लार्ज स्केल माइग्रेशन होने लगता है सिटीज़ की साइड पे, तो उसकी वजह से ओवर पॉपुलेशन हो जाता है, पॉपुलेशन का जो ग्राफ है वो इंक्रीज़ होता है, जिस वजह से लैंड पे एक्सटेंसिव प्रेशर पड़ जाता है कल्टीवेशन का, क्योंकि जब मूव कर रहे हैं लोग तो उनको खाने की रिक्वायरमेंट तो होगा, तो यहाँ पे हमारे लैंड पे बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है। डेजर्टिफिकेशन बिगिन विद लैंड एंड स्लोली गेटिंग डिग्रेडेड due to deforestation, overgrazing, modern practical agriculture techniques, increasing urbanization, mismanagement of water resources, exploitation of groundwater and destruction of wetland regions। अब क्या लिखा है, सबसे पहले मतलब डेजर्टिफिकेशन क्यों होता है, क्योंकि लैंड जो है धीरे धीरे डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाती है डिफॉरेस्टेशन की वजह से, ओवर ग्रेजिंग की वजह से, जो एग्रीकल्चर टेक्निक्स परफॉर्म हो रही हैं, अर्बनाइजेशन और वाटर का मिसमैनेजमेंट है। सो यहाँ पे कुछ रीजंस होते हैं जिस वजह से हमें डेजर्टिफिकेशन जैसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। इसमें क्या होता है, हमें पर्टिकुलर एरिया बिल्कुल डेजर्ट की तरह लगने लगता है, डेजर्ट लाइक कंडीशन उस एरिया में क्रिएट हो जाती हैं। डेजर्टिफिकेशन की वजह से हंगर एंड पॉवर्टी भी इंक्रीज हो जाती है, सोशल इनइक्वालिटी भी इंक्रीज हो जाती है, और ओवर पॉपुलेशन हो जाता है टाउन्स एंड सिटीज़, क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे डेजर्ट लाइक सिचुएशन क्रिएट हुई है उस वजह से लोग सिटीज़ की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। लोगों को अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहिए, लोगों को एजुकेट होना चाहिए, और साथ ही साथ हमें फार्मर को भी सपोर्ट करना चाहिए एंड लोकल कम्युनिटीज़ को भी। और अवेयरनेस करना चाहिए लोगों को सस्टेनेबल मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर के, ताकि कम से कम केमिकल्स फर्टिलाइजर्स का यूज़ हो सके और डेजर्टिफिकेशन जैसी प्रॉब्लम्स हमें कम से कम ही सामने करने पड़े। डेजर्टिफिकेशन की वजह से क्या होता है, क्रॉप बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है, एनिमल प्रोडक्शन भी हमारा कम हो जाता है, एज वेल एज बहुत सारे लाइफ स्टॉक्स की डेथ हो जाती है, साथ ही साथ जो खाने के प्राइसेस हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। पीपल साथ साथ माइग्रेट भी करने लगते हैं ड्रॉट की वजह से। बहुत सारे रीजंस हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। इस वजह से हमें कुछ ऐसे मेजर्स अपनाने चाहिए ताकि डेजर्टिफिकेशन प्रॉब्लम है वो हमारी रिड्यूस हो सके। ओके, सो हमें कुछ मेजर्स अपनाने चाहिए जो हमने यहाँ पे पढ़े। अब हम बात करेंगे हमारी डेफिनेशन बायोजियोकेमिकल, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया। बायोजियोकेमिकल्स आर द ट्रांसफर ऑफ मैटर एंड एनर्जी बिटवीन द बायोटिक एंड द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर। जो बायोस्फीयर के अंदर बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं जिनमें लाइफ होती है, अबायोटिक कंपोनेंट जिनमें लाइफ नहीं होती है, जब उनके बीच में एनर्जी का फ्लो होता है, ठीक है, और एक पूरी साइकिल रन होती है, उसको हम बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल, जिसके अंदर हमारी न्यूट्रिएंट साइकिल आती है, इंक्लूडिंग कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल एंड फॉस्फोरस साइकिल। और ऐसे हमारे कुछ अदर डेफिनेशन है। होम्योस्टैटिस, द एबिलिटी टू मेंटेन अ कांस्टेंट टेम्परेचर इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंटल चेंज। जो इन्वायरमेंट में चेंज आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने को ढालना और अपने इंटरनल इन्वायरमेंट में कांस्टेंट। होम्योस्टैटिस क्या होता है, होम्योस्टैटिस में हम जो भी हमारे इन्वायरमेंट में चेंज आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मेंटेन करना हमारा होम्योस्टैटिस कहलाता है। इस तरीके से एक्यूफायर्स होते हैं, हमारे अंडरग्राउंड रिजर्वेयर होता है, कभी भी बारिश वगैरह आती है, रेनफॉल वगैरह आती है, जो हमारा ग्राउंड वाटर में पानी कलेक्ट हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूफायर बोलते हैं। एक्यूफायर हमारे दो टाइप के होते हैं, कन्फाइंड एंड अनकन्फाइंड। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, जो हमारी ह्यूमन एक्शंस
किए जा रहे हैं, हमारे द्वारा जो भी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं उसके थ्रू कितने अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस रिड्यूस, कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, जो भी हमारे द्वारा एक्शंस किए जा रहे हैं उससे कितनी अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस हो रही है, उसको हम कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। ओके तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि अगर हम यूनाइटेड स्टेट के अंदर देखें तो एक पर्सन का कार्बन फुटप्रिंट ऑलमोस्ट 16 टन होता है, वन ऑफ द हाईएस्ट रेट इन द वर्ल्ड। एंडेमिक स्पीशीज वो स्पीशीज होती है जो कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही हमें देखने को मिलती है, एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर ही देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल कैंगरू हमें सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही देखने को मिलते हैं। एक्वाटिक इकोसिस्टम जहाँ पे हमारे वाटर में रहने वाले एनिमल्स, एक्वाटिक इकोसिस्टम में हमारे कौन से जीव जंतु रहते हैं। एक्वाटिक इकोसिस्टम में हम बात करते हैं इंक्लूड फ्रेश वाटर हैबिटेट्स। एक्वाटिक इकोसिस्टम में हमारे लेक, पॉन्ड, रिवर्स, ओशियंस ये सब कंसिस्ट किए जाते हैं। और एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर हमारे एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रोब्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि वाटर के अंदर रहते हैं और वाटर पे ही डिपेंड होते हैं अपने हैबिटेट के लिए, अपने रहने के लिए। ओके तो बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज वाटर हार्वेस्टिंग, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव, डिस्कस द टेक्निक ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, बेसिकली वाटर को स्टोर करना ताकि वो हमारे यूज में आ जाए वाटर इन फ्यूचर, सो उसको हम बोलते हैं वाटर हार्वेस्टिंग। द वाटर हार्वेस्टिंग जनरली रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ रेन स्टॉर्म generated runoff from the particular area in order to provide water for human, animal or crop use. The water thus collected can either be utilized immediately as for irrigation or to be stored in the above ground ponds or in subsurface reservoirs such as cisterns और शैलो एक्विफायर्स फॉर सब्सिक्वेंट यूटिलाइजेशन। सो वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, पानी को बेसिकली स्टोर करना ताकि हम उसको बाद में इस्तेमाल कर सके, चाहे वो इरिगेशन पर्पस के लिए हो या अदर पर्पसेस के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ही एंशिएंट प्रैक्टिस मानी जाती थी जो कि सेमी एरिड एंड एरिड एरियाज के अंदर फॉलो की जाती थी कुछ सोसाइटी के द्वारा। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हार्वेस्टिंग करने के, ताकि जो डिमांड है वाटर की वो हमारी पूरी हो सके और ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन कम हो सके और फ्लडिंग से प्रिवेंट हो सके, हम अवॉइड हो सके फ्लडिंग, और सॉइल एरोजन रिड्यूस हो सके, हमारी जो डेली नीड्स है, डोमेस्टिक वाटर नीड्स है वो फुलफिल हो सके, हमारा अंडरग्राउंड वाटर टेबल भी इंक्रीज हो सके, साथ ही साथ टू रिड्यूस द रन ऑफ विच चोक्स द ड्रेन, टू कलेक्ट रेन वाटर एंड यूज़ इट फॉर द डोमेस्टिक पर्पस ड्यूरिंग द समर। कलेक्ट कर लिया हमने रेन वाटर को एंड उसको हमने समर के टाइम यूज़ कर लिया। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग को हम रेन वाटर कलेक्टिंग सिस्टम और रेन वाटर कैचमेंट सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें हम कुछ टेक्निक्स का यूज़ करते हैं ताकि हम रेन वाटर को स्टोर कर सके हमारे खुद के यूज़ के लिए। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन थ्रू पंप, टैंक्स एंड प्यूरिफिकेशन सिस्टम rather than allowing it to run off. ओके तो बेसिकली रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम क्या होता है, वाटर को कलेक्ट करना। इसके डिसएडवांटेजेस हम देख सकते हैं, रेनफॉल हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कभी भी आ सकती है वो, बिकॉज और रेगुलर मेंटेनेंस करना पड़ता है हमें, और साथ ही साथ कुछ टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है इसके इंस्टॉलेशन के लिए, और हर प्लेसेस पे सारे जगह पे सेम अमाउंट ऑफ रेनफॉल नहीं आती है, और साथ ही साथ इसको फॉलो करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग में जो टेक्निक्स यूज़ होती हैं उसको हमें इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हाई कॉस्ट लगानी पड़ती है। ओके सो ये हमारा फिनिश होता है। एंड वाटर साइकिल हमारा क्या होता है, लिक्विड वाटर एवेपरेट इनटू वाटर वेपर कंडेंस टू फॉर्म क्लाउड एंड प्रिसिपिटेट बैक टू अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन। क्या होता है, जो हमारा लिक्विड वाटर होता है वो एवोपरेट हो जाता है एवोपरेशन के थ्रू और वाटर वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो कंडेंसेशन के प्रोसेस से क्लाउड फॉर्म करता है और देन प्रिसिपिटेशन का प्रोसेस होता है, एंड प्रिसिपिटेशन के प्रोसेस के थ्रू वो दोबारा हमारे अर्थ पे गिरता है इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड स्नो। ओके और इंक्रीजिंग डिमांड फॉर वाटर, आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ चुकी है वाटर की, हमारे डोमेस्टिक यूज़ के लिए, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, एग्रीकल्चर नीड्स के लिए। सो
हमें वाटर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहिए, हमें उसको अपनी नीड के अनुसार ही खर्च करना चाहिए। तो कुछ कॉजेज़ है यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन जब से आया है तो हम ड्रॉट प्रोन एरियाज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे क्रॉप्स को उगा सकते हैं, जिसकी वजह से ओवर एक्सट्रैक्शन होता है ग्राउंड वाटर का, मतलब ग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ होता है। सेकेंड, फ्रीक्वेंट पंपिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्राउंड विदाउट वेटिंग फॉर इट्स रिप्लेसमेंट लेड टू क्विक डिप्लीशन। अब हम न्यूसली हम क्या करते रहते हैं, ग्राउंड से पानी को निकालते रहते हैं और हम वेट भी नहीं करते उसके दोबारा रिप्लेनिश होने का, जिसकी वजह से क्या होने लगता है, पानी का डिप्लीशन होने लगता है। और जो हमें आजकल सब्सिडी मिल गई है इलेक्ट्रिसिटी पे और पानी वगैरह पे, उससे क्या होता है, वो भी एक रीज़न डिप्लीशन का, क्योंकि सब्सिडीज ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड हाई MSP फॉर वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स इज ऑल्सो लीडिंग रीज़न फॉर डिप्लीशन। सो जो हमें सब्सिडी मिलती है इलेक्ट्रिसिटी पे और वाटर वगैरह पे, वाटर्स पे हमें जो सब्सिडी मिलती है उसकी वजह से भी डिप्लीशन होता रहता है। वाटर कंटामिनेशन as in the case of pollution by landfill, septic tanks, leaky underground gas tanks and from overuse of fertilizer and pesticide led to damage and depletion of groundwater resources। water contamination होता है बहुत ज़्यादा, इंडस्ट्री से भी जो भी वेस्टेज निकलता है सारा हमारा रिवर्स के अंदर जाता है, जिस वजह से हमारा वाटर बहुत ज़्यादा कंटामिनेट हो जाता है। और साथ ही साथ फर्टिलाइज़र्स का, पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज है वो भी डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाती हैं। उसके अलावा कुछ हमारे इनएडिक्वेट रेगुलेशंस है, मतलब कुछ अच्छे लॉज नहीं हैं हमारे, जो कि हमारे वाटर के ओवर एक्सप्लॉयटेशन को रोक सके। इनएडिक्वेट रेगुलेशन ऑफ ग्राउंड वाटर लॉज एनकरेज द एग्जॉक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज विदाउट एनी पेनल्टी। डिफॉरेस्टेशन, कुछ अनसाइंटिफिक मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, केमिकल्स यूज फ्रॉम द इंडस्ट्रीज एंड लैक ऑफ सैनिटेशन। इसकी वजह से ये 4 रीजंस हैं हमारे, डिफॉरेस्टेशन हो गया और अनसाइंटिफिक मेथड्स एग्रीकल्चर के, इन सब रीज़न की वजह से भी हमारी ग्राउंड वाटर लेवल बिल्कुल ही पॉल्यूट हो जाता है और हमारे पास वाटर का कमी हो गया है इसी वजह से। तो इम्पैक्ट अगर हम देखें इसका, इंडिया रैंक 120 अमंग 122 कंट्री इन द वाटर क्वालिटी इंडेक्स एज अस्टॉन्डिंग 2 लाख पीपल डाई ईच अदर ड्यू टू पॉल्यूटेड वाटर। तो आप देख सकते हैं इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, 2 लाख लोग हर साल मारे जाते हैं बिकॉज ऑफ पॉल्यूटेड एयर। ड्रॉट आर बिकम मोर फ्रीक्वेंट क्रिएटिंग सेवरल प्रॉब्लम्स। बहुत सारे एरियाज़ में ड्रॉट जैसी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है और इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट्स होती हैं और लोगों की हेल्थ भी बहुत इम्पैक्ट होती है। सो आई होप आपको ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लिंक पे जाके नोट्स को ले सकते हैं। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ये वीडियो आपको कैसे लगी। आपने सभी फ्रेंड तक शेयर करना और जितने भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए हैं विद आंसर के साथ हमारे नोट्स को डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए, आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी और सिंपल जो भी आपको इसमें नोट्स चाहिए उस नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आप उस नोट्स के सामने क्लिक कीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे नोट्स आपके सामने आ जाएगा। आप इस नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हो जस्ट 99 रुपीज़ में। मार्केट में आप कोई सा भी बुक्स या 10 ईयर लेने जाओगे तो आपको वो पैसे में ही मिलेगा, बट उसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन नहीं होंगे। हमने क्या किया है, हमारी पूरी टीम के द्वारा इस नोट्स को प्रिपेयर किया गया है, इसके अंदर सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और जिसमें से एग्जाम में आना ही होता है। इस नोट्स को न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए ऐसे फॉर्मेट में बनाया गया है जिससे कि टीचर्स भी इंप्रेस हो जाए, ताकि उनको ये लगे कि भाई बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट किया है और फुल टू फुल आपको मार्क्स मिले। तो इस नोट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप प्लीज़ इसको डाउनलोड कर लीजिए। सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, इस वाले वीडियो को जरूर देख लेना, जिसमें आपको मैंने बताया है कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर के साथ, जिसको अब तक लाखों स्टूडेंट्स देख चुके हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना प्यार बनाए रखना। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि आपका ये दिल का रिश्ता ये दिल से जुड़ा रहे। मैं आपके लिए ऐसी मेहनत करता रहूँ। जय हिंद, जय भारत।